नाउ वी आर रिमेनिंग विथ ओनली फ्यू ग्लैंड्स, ठीक है ना। सबसे पहले तुमको दिया है गोनाड्स, ठीक है। मार्कर कहाँ रख दिया रे? यस, यहाँ ध्यान दो भी सब लोग। गोनाड्स किसको बोलते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका है ना। यस, स्टॉप टॉकिंग नाउ। गोनाड्स किनको बोलते हैं हम लोग, वी ऑलरेडी नो इट, ठीक है। टेस्टिस एंड ओवरी, इन दो चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? गोनाड्स कहते हैं। उसको बैठने दे बेटा उधर कोने पे, अंदर आ जाओ बेटा, ठीक है ना। देखो गोनाड्स का एक नाम और है, दे आर ऑल्सो नोन एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इनको और क्या कहते हैं बेटा हम लोग? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ना ऐसा नाम दिया क्यों गया उसको समझ के लिए थोड़ा देखो। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, आप सबको पता होना चाहिए, 10वीं में पढ़ के आए हो आप। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खास बात क्या होती है? इसमें एक सिंगल पेरेंट होता है, वो मेल या फीमेल नहीं होता है, बस एक सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक पेरेंट होता है और वो न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, तो उसको आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खास बात क्या होती है? इसमें दो डिफरेंट सेक्सेस इन्वॉल्व होती है, एक मेल सेक्स और एक फीमेल सेक्स, है कि नहीं। तो एक मेल पेरेंट रहेगा, एक फीमेल पेरेंट रहेगा, वो दोनों रिप्रोड्यूस करेंगे मिलकर, तो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है उसका नाम है गैमेट। क्या नाम है बोलो? गैमेट। मेल की बॉडी में मेल गैमेट और फीमेल की बॉडी में फीमेल। अब हमारी बॉडी में जिस ऑर्गन के अंदर मेल या फीमेल गैमेट बनता है उस ऑर्गन को हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और उस ऑर्गन को छोड़कर जो बाकी के दूसरे ऑर्गन हैं जो खाली रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, गैमेट नहीं बनाते हैं पर रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं, उन ऑर्गन्स को हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। तो अगर मेल की बॉडी में बोला जाए तो जो स्पर्म होता है वो हमने लास्ट टाइम ही देखा टेस्टिस के अंदर बनता है। तो मेल की बॉडी में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा हुआ? टेस्टिस। और फीमेल की बॉडी में जो ओवम होता है जिसको एग सेल भी कहते हैं, वो किस में बनता है? ओवरी में, है कि नहीं। तो फीमेल की बॉडी में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा हुआ? ओवरी। तो ओवरी और टेस्टिस को हम लोग गोनाड्स भी कह सकते हैं, या फिर और क्या कह सकते हैं बेटा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है ना। अब इनका काम खाली गैमेट बनाना नहीं है, ये गैमेट बनाने के अलावा कुछ हार्मोन्स भी बनाते हैं। तो हम लोग फिलहाल यहाँ पर टेस्टिस और ओवरी के अंदर कौन से हार्मोन बनते हैं वो हम लोगों को देखना है, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट विथ ओवरी। पहले ओवरी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ओवरी जो है, फीमेल की ओवरी जो होती है काफ़ी सारे हार्मोन्स को बनाती है। लाइन से देखो कितने हार्मोन्स दिए आपको। तो ओवरी से बनने वाले जो हार्मोन्स हैं, सबसे पहला है ईस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन, तीसरा है रिलैक्सिन और चौथा है इनिबिलिन। ये चारों हार्मोन को फीमेल की बॉडी में कौन बनाती है बेटा? ओवरी बनाती है, ठीक है ना। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन और इनिबिलिन। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन तो हमेशा बनता है ओवरी के अंदर, एवरी मंथ इन एवरी साइकिल फीमेल की बॉडी में, ठीक है ना। लेकिन जो रिलैक्सिन और इनिबिलिन है ये हमेशा नहीं बनता, ये प्रेगनेंसी के टाइम पर बनता है। क्यों बनता है अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहला हार्मोन कौन सा देखो? ईस्ट्रोजन। देख रहे हो ईस्ट्रोजन, ठीक है ना। अब ये ईस्ट्रोजन जो है ये बनता है किससे, उसके ऊपर ध्यान दो। अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम मैंने आपको थोड़ा सा ओवरी का स्ट्रक्चर भी समझाया था, याद है। इसके अंदर ऐसा एक प्राइमोडियल फॉलिकल होता है जो ग्रो करता है, याद है। क्या करता है बेटा? और ग्रो करके क्या बनता है? मैच्योर फॉलिकल बनता है, जिसको हम लोग ग्राफियन फॉलिकल भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं बोल? ग्राफियन फॉलिकल। तो जो डेवलपिंग फॉलिकल है ना, ये एक दिन में नहीं डेवलप होता, मैंने आपको बताया था, इसको अच्छा खासा टाइम लगता है। तो ये जो डेवलपिंग फॉलिकल्स है, डेवलपिंग फॉलिकल्स, ये फॉलिकल्स ईस्ट्रोजन को बनाते हैं। समझा अच्छे से? ईस्ट्रोजन को कौन बनाता है बेटा बोलो? कौन बनाता है ईस्ट्रोजन को? खाली ओवरी बोल के ख़त्म नहीं करने का। ओवरी के अंदर भी कौन सा स्ट्रक्चर है जो ईस्ट्रोजन को बना रहा है वो आपको पता होना चाहिए। तो ओवरी के अंदर जो डेवलपिंग फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, वो क्या बनाते हैं बेटा? ईस्ट्रोजन को बनाते हैं। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ ईस्ट्रोजन? ईस्ट्रोजन का काम क्या है सब लोग देखेंगे टेक्स्ट बुक के अंदर। ईस्ट्रोजन इट इज सिक्रीटेड बाय डेवलपिंग फॉलिकल्स। सबसे पहली लाइन में मिल गया। ईस्ट्रोजन को कौन सिक्रीट करता है बोलो? कौन सिक्रीट करता है? डेवलपिंग फॉलिकल। आगे देखेंगे, ईस्ट्रोजन इज सिक्रीटेड बाय डेवलपिंग फॉलिकल्स। ईस्ट्राडायोल इज द मेन ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन ये ग्रुप का नाम है, उसमें जो मेन ईस्ट्रोजन फीमेल की बॉडी में बनता है वो कौन सा है बोलो? ईस्ट्राडायोल। कौन सा बेटा? ईस्ट्राडायोल। और मैंने आपको बताया था कि ये जो ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन होते हैं दे आर स्टेरॉइड हार्मोन, याद है ना। कैसे हार्मोन है बेटा? ये स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है। तो ईस्ट्राडायोल ये मेन ईस्ट्रोजन है जो फीमेल की बॉडी में ओवरी के अंदर डेवलपिंग फॉलिकल से बनता है। आगे देखेंगे क्या दिया हुआ। It is responsible for secondary sexual characters in females.
फीमेल्स की बॉडी में जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है उसके लिए ईस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दिस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स? देखो, जब किसी बच्चे की पैदाइश होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो उसके अंदर कुछ फिजिकल अपीयरेंसेस होते हैं जिसको देख करके हम लोग बता सकते हैं कि इट इज़ अ मेल और अ फीमेल, है कि नहीं? जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर कुछ फिजिकल अपीयरेंस होता है जिसको हम लोग देखकर बता सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल है, एंड दैट इज ओनली वन फिजिकल अपीयरेंस, हिज और हर जेनाइटल्स। जेनाइटल्स, ये वर्ड याद रखना, जेनाइटल्स, ठीक है? जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? बोलो, जेनाइटल्स कहते हैं। समझ में अच्छे से? तो जब एक बच्चा पैदा होता है, वो लड़का है या लड़की, ये चीज़ कैसे बताई जाती है? उसके जेनाइटल्स को देख करके। इफ़ ही इज़ हैविंग मेल जेनाइटल, अगर उसके पास मेल जेनाइटल है, मतलब बाहर से देखने पर स्क्वाटम जैसा एक पाउच दिख रहा है और पेनिस दिख रहा है, इट मीन्स इट इज़ अ मेल बेबी। और अगर उसके पास फीमेल जेनाइटल्स है, वजाइना वगैरह उसके पास है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोल, फीमेल बेबी बोले, है कि नहीं? तो ये जो जेनाइटल्स होते हैं ना, ये प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। क्या ये बोल? प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जो बाय बर्थ आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वेदर इट इज़ अ बायोलॉजिकल मेल और अ बायोलॉजिकल फीमेल। इसको प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं। किसको बोल? जेनाइटल को। इसके अलावा और कोई फ़र्क होता है क्या छोटे बच्चों में? बताओ। एक गोद में एक लड़का और एक लड़की है, 2 महीने के बच्चे, एक लड़का एक लड़की, सिर्फ जेनाइटल के अलावा कैन यू टेल मी एनी अदर डिफरेंस? और कोई डिफरेंस है क्या? नहीं। लेकिन एक अडल्ट मेल और एक अडल्ट फीमेल, क्या उसमें सिर्फ और सिर्फ जेनाइटल का डिफरेंस होता है? देयर आर सो मेनी अदर डिफरेंसेस, है कि नहीं? है या नहीं? मेल की बॉडी पे फेस के ऊपर मोस्टाच और बियर्ड आएंगे, है ना, दाढ़ी मूंछ आएगी, फेशियल हेयर आएंगे। फीमेल की बॉडी पे नहीं आते। एक अडल्ट मेल और फीमेल, तो ये भी तो डिस्टिंग्विश हो गया ना। पैदाइश के टाइम पे खाली एक ही डिस्टिंग्विश है, कौन सा? जेनाइटल। लेकिन एक अडल्ट मेल और अडल्ट फीमेल में डिस्टिंग्विश करने के लिए यू डोंट नीड टू लुक एट द जेनाइटल्स, यू कैन टेल बाय मैनी डिफरेंट कैरेक्टर्स लाइक फेशियल हेयर। एक कैरेक्टर मैंने आपको बताया, इफ इट इज़ अ मेल तो उसके फेस के ऊपर फेशियल हेयर होंगे, मोस्टाच एंड बियर्ड के, और फीमेल है तो नहीं होंगे। तो ये भी क्या हुआ? एक डिस्टिंग्विश पॉइंट हो गया ना। यू कैन टेल बाय द पिच ऑफ द वॉइस, आप आवाज़ की पिच से बता सकते हो कि वो मेल है या फीमेल है कि नहीं? अगर आवाज़ की पिच काफ़ी लो है, मतलब बहुत पतली आवाज़ है, तो इट इज़ अ वुमन, है ना, फीमेल है एक वो। और अगर आवाज़ थोड़ी भारी है, हाई पिच की आवाज़ है, मतलब एक मेल है। आवाज़ से आप बता सकते हो। इवन यू कैन टेल बाय लुकिंग एट द साइज ऑफ लेरिंग्स, इसको एडम सेप्पल बोलते हैं, याद है? लेरिंग्स का साइज यूजुअली मेल में थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है और फीमेल्स में बाहर नहीं आता है इतना ही। तो लेरिंग्स के साइज से भी आप बता सकते हो मेल है या फीमेल है। इसके अलावा हम लोग चेस्ट की ग्रोथ से बता सकते हैं। इफ इट इज़ अ मेल देन मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट ग्रोथ नहीं होगा, चेस्ट विल रिमेन चेस्ट ओनली। बट अगर वो फीमेल है तो मेमोरी ग्लैंड्स विल स्टार्ट डेवलपिंग एंड द चेस्ट विल कन्वर्ट इनटू ब्रेस्ट। एक बार मेमोरी ग्लैंड डेवलप हो जाते हैं तब हम लोग चेस्ट को चेस्ट नहीं कहते, क्या कहते हैं उसको? बोल, ब्रेस्ट कहते हैं। तो ये जितने भी कैरेक्टर्स अभी मैं आपको गिना रहा हूँ, बताओ क्या ये सारे कैरेक्टर बर्थ के टाइम पर थे? 2 साल तक थे, 5 साल तक, 6 साल तक? आप ये सारे कैरेक्टर से छोटे बच्चों में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ये सारे कैरेक्टर बच्चों में प्यूबर्टी के टाइम पर आते। कब आते बोलो? प्यूबर्टी, वो एज जब उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करना चालू कर देता है। तो ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं जो मेल या फीमेल में प्यूबर्टी के टाइम पर आते हैं, इन सारे कैरेक्टर्स को हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है ना? क्योंकि ये वो कैरेक्टर्स है जो सेक्स को डिफरेंशिएट करने में हेल्प कर रहे हैं, वेदर इट इज़ अ मेल सेक्स और अ फीमेल सेक्स, इसको डिफरेंशिएट करने में हेल्प कर रहे हैं। और सेकेंडरी क्यों बोले बोलो? ये फ्रॉम बर्थ थे क्या? इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम प्यूबर्टी के टाइम पर आए ना। पर जो जेनाइटल्स है, जेनाइटल्स ये भी सेक्सुअल कैरेक्टर है, लेकिन ये फ्रॉम बर्थ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर। लेकिन ये सारे कैरेक्टर जेनाइटल्स को छोड़कर जो एक अडल्ट मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश करने में, सेक्सेस को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करते हैं, इन सारे कैरेक्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अगर मैं फीमेल में आपको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स गिनवाऊँ तो अभी हमने कुछ देखे, आवाज़ का पतला हो जाना, है कि नहीं, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट करना, चेस्ट का ब्रेस्ट में कन्वर्ट होना, ये भी क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट हो जाना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट हो जाना, इसको क्या कहते हैं बायोलॉजी में बताओ? स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, सर्कुलेशन में पढ़ा था, क्या कहते हैं? मेनो नहीं, मेनोपॉज कहते हैं जब रुक जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो उसको क्या कहते हैं? मेनार्क। क्या कहते हैं बोलो? मेनार्क, MENARCH, मेनार्क।
तो मेनार्क होना यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना, ये भी एक तरीके का फीमेल्स में क्या है बोलो, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो ये जितने भी फीमेल्स के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है बोल, ईस्ट्रोजन। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा, ईस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है। यही वजह है जब मैं आपको एड्रेनल ग्लैंड पढ़ा रहा था तभी मैंने आपको बताया था, अगर किसी मेल की बॉडी में ईस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है तो दैट मेल विल स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम गाइनोकोमेस्टिया। उसके भी चेस्ट की क्या चालू हो जाएगी, मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ चालू हो जाएगी। हिज चेस्ट विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू ब्रेस्ट, क्योंकि ईस्ट्रोजन कौन से कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ फीमेल। समझा रहे? तो ईस्ट्रोजन क्या काम करता है एकदम अच्छे से समझा। दो चीज आपको याद रखना है, ओवरी में कहाँ से सिक्रीट हो रहा है और काम क्या कर रहा है। ओवरी में कहाँ से सिक्रीट हो रहा है बोलो, डेवलपिंग फॉलिकल्स। ये जब तक फॉलिकल डेवलप होते रहते हैं ईस्ट्रोजन को रिलीज करते हैं। और काम क्या है इसका बोलो, फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ईस्ट्रोजन। नाउ डोंट आस्क मी व्हाट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, मैंने आपको एकदम अच्छे से समझा, ठीक है। नाउ सेकंड हार्मोन कौन सा है, देखो जो फीमेल की ओवरी से रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन है बेटा बोल, प्रोजेस्टेरॉन। अब ये कहाँ से सिक्रीट होता है, तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था हर साइकिल में जब डे 14 आता है, डे 14 उस दिन फीमेल की पिट्यूटरी से LH नाम का हार्मोन सिक्रीट होता है। कौन सा हार्मोन, वो LH क्या करता है, ग्रेफियन फॉलिकल को रप्चर करता है, जिसकी वजह से ओवम बाहर आता है। याद आया कि भूल गए, ओवम बाहर आता है। इस प्रोसेस को हम लोग ओव्यूलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, अच्छा ठीक है, ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर तो हो गया, अब क्या ये खत्म हो जाएगा। जो रप्चर ग्रेफियन फॉलिकल होता है ये एक बॉडी में कन्वर्ट होता है, एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या कहते हैं बेटा बोल, कॉर्पस ल्यूटियम। तो जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है वो इससे सिक्रीट होता है, कॉर्पस ल्यूटियम से। एक है दोनों ओवरी में, है दोनों ओवरी में, है कि नहीं। लेकिन ईस्ट्रोजन को कौन सिक्रीट कर रहा है, डेवलपिंग फॉलिकल। और प्रोजेस्टेरॉन को कौन सिक्रीट कर रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम। समझ अच्छे से। और ये कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर एक खास बात होती है, यहाँ से ओवम निकला है, ध्यान से समझ, यहाँ से ओवम निकला है, ये ओवम वाइबल रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब एक बार फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ओवम आ गया ना, इसको एक दिन के अंदर अंदर स्पर्म चाहिए, वरना फिर कितने भी स्पर्म आ जाए उसको फर्टिलाइज कर सकते क्या, ऐसा समझो। एक दिन बाद इसकी लाइफ खत्म हो जाती है, ये मर जाता है, ऐसा समझो। इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेब्री, सेल डेब्री में कन्वर्ट हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। तो एक दिन के अंदर अंदर इसको क्या चाहिए बेटा, स्पर्म चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी के लिए फिर मेल और फीमेल को वो एक दिन पता लगाना पड़ेगा कौन से एक दिन ही फर्टिलाइजेशन, ऐसा नहीं होता। स्पर्म जो होता है उसकी लाइफ 3 से 4 दिन की होती है, स्पर्म की लाइफ 3 से 4 दिन की होती है। तो अगर ओव्यूलेशन से पहले ही स्पर्म इधर आ चुका था, फैलोपियन ट्यूब में बैठा हुआ था, तो 2-3 दिन वेट कर लेगा, इंतजार कर लेगा, सब्र कर लेगा। फिर जिस दिन ओवम आएगा उस दिन उसको क्या कर लेगा, फर्टिलाइज कर देगा। लेकिन अगर 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, तब तक ये स्पर्म भी किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, सेल डेब्रीज में। समझ अच्छे से। तो ये जो ओवम है कितने दिन के लिए वाइबल रहता है, सिर्फ और सिर्फ एक दिन। अब समझो फर्टिलाइज हो गया, ये हो गया फर्टिलाइज, यहाँ पे स्पर्म आ गया, इसको फर्टिलाइज कर दिया। अब ये क्या बन चुका है, जाइगोट, और फिर जाइगोट से एम्ब्रियो। अच्छा, इसका इम्प्लांटेशन इधर होगा क्या, इसको लगाना यहाँ पर है क्या, कभी कभी हो जाता है, मालूम आपको, कभी कभी यहाँ पे भी इम्प्लांटेशन हो जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं इसको, या फिर इसको फेलोपियन ट्यूब प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। ऐसी प्रेगनेंसी को कैरी ऑन नहीं किया जा सकता 9 मंथ तक, उसको सर्जरी करके ऑपरेट करके निकालना पड़े। इम्प्लांटेशन किधर होता है बोल, जहाँ पर ये ट्यूब खत्म होती है वहाँ पर क्या रहता है अपना यूटेरस, वहाँ पर यूटेरस होता है, वूम, बच्चा जानी। तो ये जो एम्ब्रियो इधर बना है ये यहाँ पर आकर इम्प्लांट होगा, इधर यूटेरस में आके इम्प्लांट होगा। तो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में भी टाइम लगता है, 7 से 8 दिन, 10 दिन ऐसा। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम एक बार बन गया ना बेटा, तो ये कम से कम 2 हफ्ता इंतज़ार करता है। कितना हफ्ता, 2 हफ्ता। 2 हफ्ता रुका रहता है, बराबर प्रोजेस्टेरॉन बनाते रहते हैं। क्या बनाते रहते हैं बोल, प्रोजेस्टेरॉन। पता है क्यों, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का एक नाम और है, इसको प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बोल, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखने के लिए जितने भी चेंजेस है वो सब कौन करके देता है, प्रोजेस्टेरॉन। ये यूट्रस की जो वॉल होती है एंडोमेट्रियम, इसको थिक करता है। क्या करता है, ये थिक करता है, उसमें नए सेल्स, नई ब्लड वेसल्स बनाता है कि जब बच्चा आएगा, इम्प्लांट होगा, उसको ब्लड सप्लाई मिलना चाहिए, नरिशमेंट मिलना चाहिए। यूट्रस की वॉल को बराबर से प्रिपेयर करता है वो अपकमिंग इम्प्लांटेशन के लिए, बेबी के लिए, 9 मंथ के लिए। समझ रहा है, फीमेल के मेमोरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट को स्टार्ट कराता है ताकि फ्यूचर में उसकी ज़रूरत लगेगी। समझ रहे, तो इसका नाम ही क्या है बेटा, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है 2 हफ्ते तक वेट करता है, और 2 हफ्ता हो गया और यहाँ पर ये जो एम्ब्रियो था वो नहीं आया, बल्कि एग सेल आया, वो भी मरा हुआ।
कैसा बोल, मरा हुआ। मतलब अब प्रोजेस्टेरॉन का कुछ काम है क्या? प्रेगनेंसी है ही नहीं, तो प्रोजेस्टेरॉन का कुछ काम है क्या? नहीं। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा मालूम? डिजनरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, स्कार में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा छोटी सी बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई। तो ये सब जो 2 हफ्ते से वो तैयारी कर रहा था, ये जो एंडोमेट्रियम वगैरह, ये सब क्या हो गया फिर? वेस्ट है ना। तब जब ये सब वेस्ट हो चुका है, इसीलिए इसको ब्लड के फॉर्म में वजाइना से बॉडी के बाहर फेंका जाता है, जिसको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बोलते हैं, जो एवरी मंथ होगी जब तक प्रेगनेंसी नहीं होगी। क्योंकि यूट्रस अपने आप को बच्चे के लिए हर महीने तैयार है, एवरी मंथ इट प्रिपेयर्स फॉर एवरी मंथ, कि शायद इस मंथ पे एम्ब्रियो आ जाए, लेकिन जिस मंथ एम्ब्रियो नहीं आता है उस मंथ पे सारी तैयारी क्या हो रही है? वेस्ट हो रही है। तो इसको ब्लड के फॉर्म में ये टिश्यूज़ को, सेल्स को, ये मरे हुए एग को, सेल डिब्री है ना, ब्लड के साथ मिक्स करके यूट्रस कहाँ पे फेंक देता है बोल? बाहर फेंक देता है। और ये कॉर्पस ल्यूटियम भी खत्म हो जाता है, क्योंकि अब उसका भी प्रोजेस्टेरॉन का भी काम नहीं है। इसी को हम लोग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बोलते हैं। लेकिन अगर प्रेगनेंसी हो गई तो, अब ये सब क्या है बेटा? काम का है। तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होगा क्या बोल? नहीं, वो रुकेगा, 2 हफ्ता नहीं और ज़्यादा रुकेगा, प्रेगनेंसी के एंड तक रुकेगा वो, समझ अच्छे से। और बराबर से क्या बनाते रहेगा बोल? प्रोजेस्टेरॉन, ताकि प्रेगनेंसी क्या रहे बेटा? मेंटेन। अगर इसने प्रोजेस्टेरॉन बनाना बंद कर दिया तभी तो मिसकैरेज हो जाता है। अगर इसने प्रोजेस्टेरॉन बनाना बंद कर दिया तो बेबी बराबर इम्प्लांट नहीं हो पाएगा, और हो भी गया तो उसका आगे फर्दर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए जिन फीमेल्स की बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी के टाइम पर बराबर नहीं बनता है, उनको अलग से प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, सो दैट दे कैन कैरी आउट दी प्रेगनेंसी। समझा अच्छे से? तो ये प्रोजेस्टेरॉन कितना इंपॉर्टेंट हार्मोन है, समझा? उसके नाम से याद रखो, प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन। क्या करेगा फिर? वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। कैसे? एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थिक करेगा, वहाँ पे सेल्स बनाएगा, टिश्यूज़ बनाएगा, ग्लैंड्स बनाएगा, ब्लड वेसल्स को वहाँ पर बनाएगा, मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। ये सारे काम कौन करता है बेटा? प्रोजेस्टेरॉन। इसको बनाता है कौन है बोल? कॉर्पस ल्यूटियम। लेकिन एक बात याद रखना है, कॉर्पस ल्यूटियम रुकेगा या नहीं रुकेगा वो प्रेगनेंसी पर डिपेंड है। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो 2 हफ्ते बाद वो क्या होने वाला बेटा? खत्म होने वाला। और प्रेगनेंसी हो गई तो एंड तक क्या होगा? वो रुकेगा। समझ आ रहा अच्छे से? तो देखो आपको प्रोजेस्टेरॉन के बारे में क्या दिया है। इट इज सिक्रीटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ द ओवरी आफ्टर ओव्यूलेशन। क्या सही बात लिखी है? देखो, जब ओव्यूलेशन हो जाता है, समझ, जब ओव्यूलेशन हो जाता है, ओवम बाहर आ जाता है, उसके बाद क्या बनता है बोल? कॉर्पस ल्यूटियम। और यही कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करता है? प्रोजेस्टेरॉन। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है क्या, कहाँ से सिक्रीट हो रहा है वो। अब देखते हैं उसका काम क्या है। व्हाट इज द फंक्शन? सी, दिस हार्मोन इज इसेंशियल फॉर द थिकनिंग ऑफ यूट्रस एंडोमेट्रियम। यूट्रस की जो वॉल है, वॉल, इसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं बोल? एंडोमेट्रियम। इसको थिक करने का काम इसी हार्मोन का। क्यों थिक कर रहे हैं समझ में आ रहा है ना? ताकि अगर एम्ब्रियो आता है तो उसको वहाँ पर इम्प्लांट करके रखा जाए, ठीक है ना। आगे देखो, थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम thus preparing the uterus for implantation of the fertilized ovum। यानी आसान भाषा में बोले तो ये हार्मोन यूट्रस को प्रिपेयर करता है, तैयार करता है, किस चीज़ के लिए? इम्प्लांटेशन के लिए। इम्प्लांटेशन किसको बोल रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है ना बेटा? वो जो एम्ब्रियो बन के इधर आया है उसको यूट्रस के अंदर जमाना, ऐसा समझो दफनाना। लिटरली वो एम्ब्रियो यूट्रस की वॉल में बरी हो जाता है, दफन हो जाता है। ऐसा एम्ब्रियो जो है ना इस वॉल के अंदर चलाता है, इसके अंदर चलाता है, इसी को हम लोग इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो ये जो हार्मोन है ना, ये यूट्रस को तैयार कर रहा है फ्यूचर में अगर एम्ब्रियो आता है तो उसका इम्प्लांटेशन कराने के लिए। समझ आ रहा अच्छे से? आगे देखेंगे बेटा। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पर ये मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में भी क्या करता है बेटा? हेल्प करता है। इट इनहिबिट्स यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये इस चीज़ को भी ध्यान में रखता है कि जो यूट्रस है प्रेगनेंसी के 9 मंथ तक वो कॉन्ट्रैक्ट ना हो। क्या होगा अगर यूट्रस की वॉल कॉन्ट्रैक्ट होगी? यूट्रस की वॉल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगा? ये जो पूरी वॉल बन के तैयार हुई ना, इसके अलग होकर निकलने का चांस है। समझ में आ रहा है? जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है वुमेन्स में तो यही होता है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये वॉल शेड हो जाती है, मतलब अलग हो जाती है और ब्लड के साथ बाहर जाती है। इसीलिए फीमेल्स को पेल्विक रीजन में क्रैम्प्स आते हैं जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। तो फीमेल्स को क्रैम्प्स आते हैं ड्यू टू दिस ब्लीडिंग। वो क्रैम्प्स क्यों आते हैं? क्योंकि यूट्रस क्या कर रहा है बोल? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अब जब उधर इम्प्लांटेशन हो गया है, अब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए क्या? नहीं हो गया तो इट मे लीड टू मिसकैरेज। ये पूरा बाहर चला जाएगा ना फिर ब्लड के साथ। तो यूट्रस प्रेगनेंसी के टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है बोल? इसीलिए तो उसका नाम ही है प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। ये वो सारे काम कर रहा है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखने के लिए क्या है बेटा? जरूरी। तो ओवरी से निकलने वाले 2 हार्मोन हो गए, कौन कौन से?
ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। दो चीजें आपको याद रखना है, कहाँ से सिक्रीट हो रहा है और क्या काम कर रहा है। ईस्ट्रोजन कहाँ से सिक्रीट हो रहा है बोलो? डेवलपिंग फॉलिकल से, ग्रिफियन फॉलिकल से, है कि नहीं? और काम क्या कर रहा है? फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल। प्रोजेस्टेरोन कहाँ से सिक्रीट हो रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि कब बनता है बोल? ओव्यूलेशन के बाद। और इसका काम क्या है? प्रेगनेंसी को मेंटेन किया। अब वो क्या क्या करेगा मेंटेन करने के लिए, मैंने आपको बता दी। नाउ नेक्स्ट हार्मोन कौन सा है जो ओवरी से निकलता है? देखो, रिलैक्सिन। मिला बेटा? रिलैक्सिन। अब ये रिलैक्सिन को भी कॉर्पस ल्यूटियम ही सिक्रीट करता है, रिलैक्सिन को भी यही सिक्रीट करता है, लेकिन हमेशा नहीं। अगर प्रेगनेंसी हुई है तो उसके एंड पे सिक्रीट करता है, उसके एंड पे। अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है तो जब गेस्टेशन खत्म होगा, गेस्टेशन बताते याद है ना, 9 मंथ का जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? गेस्टेशन कहते हैं। तो अगर प्रेगनेंसी हो गई है और जब गेस्टेशन फिनिश होगा तो एंड ऑफ गेस्टेशन पे, कब बेटा? एंड ऑफ गेस्टेशन, जब गेस्टेशन खत्म हुआ है उस टाइम पे फीमेल की ओवरी से रिलैक्सिन सिक्रीट होता है। उसके नाम में रिलैक्स वर्ड आ रहा है, देख, क्योंकि उसका काम ही कुछ ऐसा है। क्या करते हैं सर ये रिलैक्सिन? इधर देखो, ये यूट्रस है, यूट्रस जिसमें बेबी रहेगा 9 मंथ तक, और ये वजाइना, ये ट्यूब का नाम क्या बेटा? वजाइना, जहाँ से बच्चा बाहर आता है। तो यूट्रस और वजाइना, इसके जंक्शन पे ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको सर्विक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बोल? सर्विक्स। दिस इज नोन एज सर्विक्स। ये सर्विक्स की ओपनिंग है। ये क्या बेटा? सर्विक्स की ओपनिंग है। ये देखिए वजाइना के कंपैरेटिवली भी थिन है, दिख रहा है? वजाइना की ओपनिंग अगर इतनी थिक है तो सर्विक्स की और थिन है, ये काफ़ी थिन ओपनिंग होती है, ठीक है ना? अब बेबी किधर है बेटा? यहाँ पे है ना, जो 9 मंथ तक बेबी डेवलप हुआ है वो इधर है। अब उसको वजाइना के थ्रू बाहर लेके जाना है। ये सर्विक्स ऐसी रहेगा तो चलेगा क्या? नहीं। ये सर्विक्स ऐसे ही रहेगा तो चलेगा क्या? नहीं। तो जब गेस्टेशन खत्म होता है ना और पार्चुरेशन को शुरू करना होता है, तब ये सर्विक्स अपने आप को डायलेट करता है। क्या करता है बोल? डायलेट मतलब फैलाता है। यानी ये जो सर्विक्स इतना सा होता है, ये सर्विक्स ऑलमोस्ट इतना बड़ा हो जाता है, 5 to 6 सेंटीमीटर डायमीटर का हो जाता है, सो दैट बेबी कैन पास। और ये सर्विक्स को डायलेट करा के लेने का काम है रिलैक्सिन हार्मोन का। कौन से हार्मोन का बोल? रिलैक्सिन हार्मोन। इसका काम है इसको डायलेट करा के लेना, सो दैट द बेबी कैन पास थ्रू इट। एक काम और करता है ये रिलैक्सिन, एक काम और करता है। यहाँ पर अपनी हड्डी होती है जिसको पेल्विक ग्रिडल कहते हैं। क्या कहते हैं बोल? पेल्विक ग्रिडल। ऐसी 2 हड्डी रहती है, बटरफ्लाई शेप की, ऐसा बटरफ्लाई शेप की होती है। यहाँ से अपनी पैर की हड्डी ऐसा जुड़ी हुई रहती है, ऐसा, ठीक है ना? तो दोनों पेल्विक ग्रिडल का जो जंक्शन होता है, जंक्शन, दोनों पेल्विक ग्रिडल का जो जंक्शन होता है, यहाँ पर जो जॉइंट होता है इसको हम लोग प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं। प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या कहते हैं बोल? ये बहुत खास जॉइंट है, इसको आपने 11th में पढ़ा होगा। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ जॉइंट। पता है क्यों? मेल में ये हार्ड हो जाता है, मेल में इसमें फाइबर डिपॉजिट हो जाता है और ये एकदम टफ हो जाता है, लेकिन फीमेल जो रहती है ना उसमें ये इतना हार्ड नहीं होता, उसमें थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, उसमें थोड़ा सा क्या रहता है बोल? सॉफ्ट। अब क्यों रहता है? क्योंकि जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो इसी रीजन में ना, पेल्विक रीजन में ही है ना भाई, पेल्विक रीजन में ना, इसी रीजन में फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा, अंदर उसको स्पेस चाहिए होगा, तो अगर ये बोन एकदम जिद पे अड़ गई, बोले मैं नहीं हट रही अपनी जगह से, एकदम जिद पे अड़ गई, बोले मेरे को नहीं हटना अपनी जगह से, तो क्या होगा बता? उसको स्पेस मिलेगा क्या? स्पेस मिलेगा क्या उसको? नहीं ना। तो जब बच्चे का ग्रोथ होता है, बेबी डेवलप होता है, तो उसको एब्डोमिनल कैविटी में स्पेस मिलना चाहिए, और ये तभी पॉसिबल है जब ये प्यूबिक सिम्फाइसिस थोड़ा सा एडजस्ट करे अपने आप को, फैले थोड़ा सा, समझ रहा है? इसलिए फीमेल में कैसा रहता है बोल? सॉफ्ट होता है, ताकि ये थोड़ा सा फैल सके। एक और बात, यहाँ पर जो लिगामेंट कनेक्टेड होते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस से, पार्चुरेशन के टाइम पर जब बेबी डिलीवर हो रहा है उस टाइम पर इन लिगामेंट को थोड़ा सा रिलैक्स करना होगा। अगर ये सब खींचे हुए रहेंगे तो बच्चा जब बाहर आ रहा है आसपास की हड्डियों पे प्रेशर लगा रहा है, तो इनके ब्रेक होने का चांस है, टूट जाएंगे ना। और लिगामेंट टेयर हो गया तो फिर वो हड्डी मूवमेंट नहीं कर पाएगी बराबर, फिर उसको लिगामेंट को ज्वाइन करना पड़ेगा, समझ रहे? तो फीमेल्स में क्या होता है, जब प्रेगनेंसी खत्म हो रही होती है, गेस्टेशन के एंड पर कौन सा हार्मोन रिलीज होता है बोल? रिलैक्सिन। इसका पहला काम क्या है? सर्विक्स को डायलेट करना। दूसरा काम है ये पेल्विक ग्रिडल के जितने भी लिगामेंट हैं इनको रिलैक्स करना, इनको लूज करना थोड़ा, ताकि जब बेबी जाए बाहर की तरफ तो ये थोड़ा सा इसको स्पेस दे सके और पार्चुरेशन बराबर हो सके। समझ में आ रहा है अच्छे से? इसीलिए पार्चुरेशन के बाद ना अक्सर देखा जाता है, जब फीमेल का पार्चुरेशन हो जाता है उसके बाद अक्सर देखा जाता है कि उनका जो पेल्विक ग्रिडल होता है वो थोड़ा सा एक्सपांड हो जाता है, थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला, बिकॉज ये लिगामेंट लूज हो चुका है, प्यूबिक सिम्फाइसिस थोड़ा सा बढ़ चुका है। ये सब इसलिए हो रहा है ताकि बेबी का जो
पार्चुरेशन में बाहर जाने का प्रोसेस है वो ईजिली हो सके। समझ में अच्छे से? तो बेटा इतना सब झेलना पड़ता है माँ को, इज्जत करो उसकी। बहुत कुछ ये सब में बहुत पेन होता है। ये सब मैं आपको ऐसा अच्छे से बता तो दे रहा हूँ कि हाँ ये सर्विक्स डायलेट हो रहा है और ये लिगामेंट लूज हो रहा है, पेल्विक ग्रिडल फैल रहा है। अरे छोटी मोटी बात नहीं है। इमेजिन करो कोई तुम्हारी हड्डी पकड़ के इसको खींचे, अरे फैल बोले, है कि नहीं? आपकी बॉडी की किसी मसल को पकड़े और उसको अपनी साइज़ का 10 गुना बड़ा कर दे खींच के, पेन होगा कि नहीं होगा? हद से ज़्यादा पेन होगा। इट पेन्स अ लॉट। समझ रहे? तो इतना सब अपनी माँओं को झेलना पड़ता है, तब जाके हम लोग दुनिया में आते हैं। समझ रहे? तो जिस दिन से पैदा हुए ना बेटा, उसी दिन से उसको परेशान कर रहे हो। पैदा तो छोड़ो, जिस दिन से पेट में आए थे ना, उसी दिन से परेशान कर रहे हो। अब परेशान करना छोड़ दो, बंद कर दो। कम नहीं, बंद कर दो, अब मत परेशान करो, है कि नहीं? लड़की लोग डर के रहेंगे बोले, है ना? क्या वापस पीछे नहीं लूज, वो इसीलिए तो थोड़ा सा एक्सपांड हो जाता है ना। फीमेल्स का पेल्विक ग्रिडल अगर तुम लोग नोटिस करोगे तो अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है, नॉर्मल पार्चुरेशन हुआ है, तो पेल्विक ग्रिडल थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल आता। समय नहीं होगा। अगर रिलैक्सेन रिलीज़ नहीं हुआ ना, अगर ये रिलैक्सेन रिलीज़ नहीं हुआ ना, तो ये ओपन ही नहीं होगा, ये सर्विक्स डायलेट ही नहीं होगा। आपने सुना होगा शायद, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, पार्चुरेशन कराना है या नहीं कराना है उसके लिए डॉक्टर्स 2 फिंगर टेस्ट करते हैं। मतलब जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं वो 2 फिंगर टेस्ट करते हैं। वो फीमेल के वजाइना के थ्रू अपने 2 फिंगर्स को अंदर इंसर्ट करके इस सर्विक्स को फील करते हैं। अगर ये सर्विक्स डायलेटेड है तो वो बोलते हैं अभी पार्चुरेशन हो जाएगा थोड़े टाइम में, और नहीं है तो वापस भेज देते, बोले अभी पार्चुरेशन नहीं होगा। जब तो अगर प्रेगनेंसी पूरी ख़त्म हो चुकी है और सर्विक्स डायलेट होने का नाम ही नहीं ले रहा है, और ये क्यों नहीं होगा वो आपको समझ में आया। क्यों नहीं होगा? बोल, रिलैक्सिन नहीं रिलीज़ हो रहा है बराबर, ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन, ये सब बराबर रिलीज़ नहीं हो रहा है, ये सर्विक्स डायलेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब नॉर्मल डिलीवरी अभी पॉसिबल नहीं। तो वैसे सब केस में सी सेक्शन को रेफ़र किया जाता है। सर्विक्स डायलेट नहीं हो रहा है या बेबी जो है उसका पोजीशन ट्रांसफर्स हो गया है। सबसे नॉर्मल केस होता है कि क्राउनिंग होना चाहिए, मतलब हेड के थ्रू आना चाहिए, बेबी अपने सर के थ्रू यहाँ से आना चाहिए। ये सबसे नॉर्मल केस होता है। कभी कभी क्या होता है, बच्चे पैर के थ्रू आने लगते हैं, पैर के थ्रू आने लगते हैं, तो वो भी ठीक है, पैर को पकड़ के ऐसा थोड़ा सा पुश करके ऐसा खींच सकते हैं। कई बारी बच्चे ट्रांसफर्स हो जाते आड़े, मतलब ये पोर्शन उनका यहाँ सर्विक्स पे फंस जाता है इधर। अब इसके लिए जो बच्चा है उसको ऐसा करके निकालना पड़ेगा, और उसकी बोन्स कितनी सॉफ्ट है, उसको आपको लगता है ऐसा फोल्ड करके निकाल सकते हैं हम लोग? ऑब्वियसली नॉट, ऑब्वियसली नॉट, है ना। तो फिर डॉक्टर्स ट्राई करते मदर को चला करके पैदल थोड़ा हाथ से फोर्स लगा के बच्चे को सीधा करने की कोशिश करते। लेकिन अगर उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड पूरी उसमें फंसी हुई है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड रहती है वो ऐसा मुंह पे सीने पे फंसी हुई, और उसको प्रेशर डाल के घुमाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है वो अंदर फांसी का काम करेगा, अंदर उसके दम घुटने का चांस है उसके। समझ रहे? तो फिर ऐसे सब केसेस में डॉक्टर्स नॉर्मल डिलीवरी नहीं सजेस्ट करते, दे सजेस्ट फॉर सी सेक्शन, सिजेरियन। तो अगर रिलैक्सिन नहीं रिलीज़ होगा तो उसके लिए ऑप्शन है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, सी सेक्शन। समझ अच्छे से? आजकल तो ट्रेंड हो गया है सी सेक्शन का, थोड़ा बहुत भी कुछ है तो बोले सी सेक्शन का, तो पैसा मजबूत मिलता है ना। नॉर्मल डिलीवरी से 3 गुना ज़्यादा पैसा लेते हैं प्राइवेट वाले सी सेक्शन में। तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं भी रहेगा तो डॉक्टर्स बोलते हैं सी सेक्शन करना पड़ेगा, ये हो गया वो हो गया। कॉम्प्लिकेशन है तो जाहिर सी बातें कराना है, वरना माँ बच्ची दोनों की जान को खतरा। कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो नॉर्मल डिलीवरी इज़ बेस्ट, क्योंकि सी सेक्शन कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं होता। छोटी तो क्या है सर, खाली पेट काटे बच्चा निकाल ले, ऐसा नहीं है। स्पाइनल एनेस्थीसिया लगा के सारे लेयर्स को काटना है, एब्डोमेन के, स्किन, सब क्यूटानियस लेयर, उसके नीचे का मसल्स, टिश्यूज़, यूट्रस का वॉल, फिर एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक कैविटी, उसके बाद बच्चा बाहर, और फिर अंदर सारे लेयर्स के ऊपर स्टिचिंग लगती है। अंदर भी स्टिचिंग लगती है, खाली बाहर स्टिचिंग नहीं लगती, अंदर भी स्टिचिंग लगती है। इसीलिए वुमेंस को अगर सी सेक्शन हुआ है तो रिकवरी में थोड़ा सा टाइम लगता है ना, 2 दिन में खड़े नहीं हो जाते लोग, थोड़ा सा टाइम लगता है रिकवरी में, वो बड़ा प्रोसीजर। समझा अच्छे से? चलो रिलैक्सिंग समझ में सबको अच्छे से क्या करें, 2 मेन काम है इसका। क्या क्या बोल? सर्विक्स को डायलेट करना और पेल्विक ग्रिडल के लिगामेंट को क्या करना बेटा, लूज करना। पढ़ो क्या दिया। इट इज सिक्रीटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ द ओवरी एट द एंड ऑफ गेस्टेशन पीरियड। जब गेस्टेशन पीरियड खत्म होता है, गेस्टेशन समझा ना रे, 9 मंथ की प्रेगनेंसी, जब गेस्टेशन एंड होता है उस टाइम पर ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, अभी वो डीजनरेट नहीं हुआ ना। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो 2 हफ्ते में क्या हो जाता, डीजनरेट हो गया। लेकिन प्रेगनेंसी हो गई तो डीजनरेट होगा क्या, ये एंड तक रहेगा। तो एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करता है, बोल, रिलैक्सिन। क्या क्या काम करता है रिलैक्सिन? देखो,
इट रिलैक्सेस द सर्विक्स, सर्विक्स को क्या करता है बेटा, ये रिलैक्स करता है, डायलेट करता है, ठीक है ना। इट रिलैक्सेस द सर्विक्स ऑफ द प्रेग्नेंट फीमेल एंड लिगामेंट्स ऑफ द पेल्विक ग्रिडल फॉर इजी बर्थ ऑफ द यंग वन। तो ये सर्विक्स को भी रिलैक्स करता है और पेल्विक ग्रिडल के लिगामेंट्स को भी क्या करता है बेटा, रिलैक्स करता है, ताकि जो यंग वन यानी बच्चे की जो बर्थ है वो कैसे हो सके, ईजिली, आसानी से हो सके। तो रिलैक्सेशन समझा। नेक्स्ट क्या है बेटा, बोल, इनिबिन मिला। नेक्स्ट क्या है बेटा, इनिबिन है, इसको भी कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करते हैं। अगर फीमेल प्रेग्नेंट हुई तो इसको भी कौन सिक्रीट करता है, बोल, कॉर्पस ल्यूटियम। सर इनिबिन का काम क्या है, मेरे को एक बात बता, एक फीमेल अब प्रेग्नेंट हो चुकी है तो 9 मंथ तक, जब तक बच्चा डिलीवर नहीं हो रहा है तब तक उसको और ओम्स की ज़रूरत है क्या, और बच्चा करने का है उसको, नहीं ना, यूट्रस में ऑलरेडी एक फीटस है कि नहीं। तो ये जो ओवम है उसकी ज़रूरत है क्या। तो ये सारा जो प्रोसेस है फॉलिकल का ग्रो करना, रप्चर होना, ओव्यूलेशन, ये सबको क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। और ये सबको रोकने के लिए FSH और LH को रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये सब करवा के लेने का काम किसका, उन्हीं दोनों, FSH और LH। और FSH और LH को रोकने के लिए हाइपोथैलेमस को बोलना पड़ेगा GnRH बनाना बंद करे। GnRH याद है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो होता क्या है, जब एक फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है ना, तो जस्ट टू मेक श्योर कि ये प्रोसेस सारा स्टॉप हो जाए, उसका कॉर्पस ल्यूटियम इनिबिन नाम का हार्मोन बनाते रहता है। क्या बनाते रहता है, बोल, इनिबिन। जब तक ये इनिबिन बनता रहेगा हाइपोथैलेमस GnRH को नहीं बनाएगा। हाइपोथैलेमस GnRH को नहीं बना रहा है तो पिट्यूटरी ग्लैंड FSH और LH को नहीं बनाएगा। FSH और LH नहीं बन रहा है तो ये सारा प्रोसेस क्या हो चुका रहेगा, बोल, रुक चुका रहेगा, स्टॉप हो चुका रहेगा। समझ में आ रहा है अच्छे से। तो ये इनिबिन हार्मोन भी कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। क्यों बनाता है, समझ में आ रहा है, क्योंकि उसका काम है इनहिबिट करना। किसको इनहिबिट करना, ये सारे प्रोसेस को। और कैसे इनहिबिट करता है वो आपको समझा ना, GnRH, FSH, LH ये सब के सिक्रीशन को रोक करके। समझ में आ रहा है अच्छे से। क्या हो रहे, जुड़वे का क्या सीन है, वो रिप्रोडक्शन में पढ़ाऊंगा कुछ नहीं। चाहे 2 बच्चे पैदा हो एक साथ, चाहे 3 बच्चे पैदा, उनका फर्टिलाइजेशन एक ही टाइम पर होता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि एक बेबी इधर बन गया अब 1.5 महीने बाद दूसरा बच्चा बन रहा है। इट इज़ इम्पॉसिबल। ये क्या है, बोल, अरे सर अगर क्या हुआ, ये इनिबिन बनना नहीं हो रहा है, नहीं बन रहा है इनिबिन, FSH LH आ रहा है, ओव्यूलेशन आन दे। जब बच्चा यहाँ पर इम्प्लांट हो गया है ना, तो ये पूरे सर्विक्स के अंदर ना म्यूकस भर जाता है। क्या भर जाता है, बोल, म्यूकस। यानी सारे स्पर्म को इधर पे ब्लॉकेज है, मतलब वापस जाओ इधर से, रास्ता बंद है आगे, तो वो आगे जाके फर्टिलाइज ही कैसे करेगा। चाहे ट्विंस हो, चाहे 3 बच्चे हो, चाहे 4 बच्चे हो, कितने भी बच्चे हो, फर्टिलाइजेशन एक ही टाइम पर होता है। समझ आ रहा अच्छे से। ऐसा नहीं कि एक बच्चा बन गया, इम्प्लांट हो गया, उसके बाद फिर से फर्टिलाइजेशन हो गया तो दैट्स इम्पॉसिबल। दिस पैसेज इज ब्लॉक्ड बिकॉज ऑफ म्यूकस। और सिर्फ ये पैसेज नहीं, ऐसा बच्चा एक बैग के अंदर होता है जिसको अम्नियोटिक सैक कहते हैं, उसके आजू बाजू में भी पूरा ऐसा म्यूकस भरा होता है, पूरा रास्ता ब्लॉक रहता है यहाँ से। समझ अच्छे से, दैट्स इम्पॉसिबल, वो चीज़ नहीं हो सकती। इज इट वेरी मच क्लियर। देखो इनिबिन के बारे में क्या दिया है, इट इज सिक्रीटेड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम, इसको भी कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है। इनिबिन इनिबिट्स, ध्यान दिया, इनिबिन इनिबिट्स द FSH एंड GnRH प्रोडक्शन। यह हाइपोथैलेमस से GnRH के प्रोडक्शन को रोकता है और पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH के प्रोडक्शन को रोकता है। एकदम अच्छे समझा। तो फीमेल की ओवरी से ये 4 हार्मोन रिलीज होते हैं। सबको समझ में आ गया, कौन कौन से 4, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, इनिबिन। इसमें खाली ईस्ट्रोजन है जो डेवलपिंग फॉलिकल से रिलीज होता है, बाकी के तीनों किससे रिलीज होते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। बट यू हैव टू रिमेंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्रोजेस्टेरॉन हमेशा रिलीज होगा, लेकिन रिलैक्सिन और इनिबिन अगर फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो ही रिलीज होती है, अदरवाइज नो। समझ में आ रहा है अच्छे से। तो यहाँ पर ओवरी हो गया, गोनाड में खाली ओवरी आती है क्या, बोल, गोनाड में और क्या आता है, टेस्टिस। तो टेस्टिस ऐसे 3-4 हार्मोन नहीं सिक्रीट करता है, टेस्टिस एक ही हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है बेटा, टेस्टोस्टेरोन। मैंने आपको बताया था एक तरीके का एंड्रोजन है। एंड्रोजन मतलब जो मेल्स के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल, इसके लिए मेल्स के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल, ठीक है ना। और ये टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस में कहाँ से सिक्रीट होता है मैंने आपको वो भी बताया था, याद करो अगर आपको याद हो तो। लाइक इफ दिस इज योर टेस्टिस, इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, याद है। इन ट्यूब्यूल्स के बीच में कुछ सेल्स होते हैं जिनको इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बोल, इंटरस्टिशियल सेल्स, या इनको लेडिक सेल भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इनको, बोल, लेडिक सेल। ये वो सेल है जो किसको बनाते हैं बेटा, टेस्टोस्टेरोन। देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल स्पर्म को बनाता है, और ये जो लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल्स है ये किसको बनाते हैं, बोल, टेस्टोस्टेरोन। तो देखो टेस्टिस के बारे में क्या दिया आपको,
टेस्टिस सिक्रीट मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन सच एज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस मेल के सेक्स हार्मोन बनाता है जिनको एंड्रोजन भी कहते हैं। एक एंड्रोजन का आपको नाम दिया, क्या नाम है बेटा? बोल। टेस्टोस्टेरोन। क्या काम है टेस्टोस्टेरोन का? देखो, टेस्टोस्टेरोन इट इज सिक्रीटेड फ्रॉम द इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स। मिला? इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। किसके इन्फ्लुएंस में? एलएच के इन्फ्लुएंस में। सर मेल में एलएच कहाँ आता है? मैंने बोला था मेल में एलएच का ही दूसरा नाम क्या है? बोल। आईसीएसएच है लेकिन दोनों सेम हार्मोन। फीमेल में उसको एलएच बोलते हैं, मेल में आईसीएसएच। तो अगर किसी ने मेल में भी एलएच बोल दिया तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया है क्या? नहीं, बट यू हैव टू रिमेंबर मेल में उसको आईसीएसएच भी कहा जाता है। ठीक है ना? आगे देखेंगे। राइज इन टेस्टोस्टेरोन लेवल इन ब्लड अबव द नॉर्मल इनहिबिट्स एलएच सिक्रीशन। अगर किसी मेल के ब्लड में टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल से ज़्यादा हो गया, टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल से ज़्यादा हो गया, तो फिर पिट्यूटरी से एलएच हार्मोन, एलएच मतलब आईसीएसएच, कौन सा? आईसीएसएच, ये हार्मोन आना बंद हो जाएगा। तो अगर ये हार्मोन बंद हुआ तो जो सेल्स ऑफ लेडी है या फिर जो इंटरस्टिशियल सेल्स है टेस्टोस्टेरोन को बनाना क्या करेंगे? बोल। बंद करेंगे। यानी इनको नॉर्मल रखा गया, नॉर्मल से ज़्यादा नहीं रखना, एक रेंज में रखना। ठीक है ना? अब ऐसा मत सोचो कि सर इसका काम है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाना, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर तो बस एक टाइम पे आ गया, 14-15 साल का हुआ बच्चा आ गया, अब क्यों सिक्रीट हो रहा है? वो कंटिन्यू सिक्रीट होते रहेगा। वो समझ आ रहा है अच्छे से? आपके बियर्ड, मुस्टाच, बॉडी के ऊपर हेयर्स, ये सब तो कंटिन्यू डेवलप होते हैं ना, है कि नहीं? और टेस्टोस्टेरोन नहीं सिक्रीट होगा तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म भी बराबर से नहीं बनेगा। समझ आ रहा है? तो टेस्टोस्टेरोन कंटिन्यू सिक्रीट होता है। हाँ, जब उस ब्लड के अंदर उसका लेवल ज़्यादा होने लगता है तब हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड आईसीएसएच या एलएच बनाना बंद करता है, जिसकी वजह से इंटरस्टिशियल सेल टेस्टोस्टेरोन को बनाना क्या करते? बोल। बंद करते। सबको एकदम अच्छे से समझा? देखो क्या दिया हुआ है आगे। It is also responsible for appearance of the secondary sexual characters such as facial and pubic hair, deepening of voice, broadening of the shoulder, male aggressiveness, etc. ये मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वहाँ पे आपको मेंशन करके दिया है। फेस के ऊपर हेयर आना, बॉडी के ऊपर प्यूबिक एरिया में हेयर आना, ठीक है ना? और क्या दिया हुआ है देख, डीपनिंग ऑफ वॉइस, आवाज़ का थोड़ा भारी हो जाना, ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर, शोल्डर का थोड़ा चौड़ा हो जाना, ठीक है ना? अग्रेसिवनेस, देखो आदमियों में एग्रेसिवनेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अग्रेसिव ऐसा ना एकदम काट खाने को आते हैं, ऐसा गुस्से में आ गए तो भूल जाते सामने कौन है। तो जो अग्रेसिवनेस होता है इसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? टेस्टोस्टेरोन। तो मेल्स का नेचर ही ऐसा होता है, दे आर कंपेरेटिवली मोर अग्रेसिव देन वुमेन्स। और सिर्फ ह्यूमन्स नहीं, सारे एनिमल्स को देख लो, जितने भी एनिमल्स हैं सारे एनिमल्स को देख लो, उनमें जो मेल होते हैं वो थोड़े से अग्रेसिव होते हैं, काट खाने वाले, ऐसा है ना, झपटने वाले। तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है बेटा? टेस्टोस्टेरोन। हमारे जितने भी ऐसे आलतू फालतू के इमोशंस है ना, अग्रेसिवनेस दिखाना, किसी को देख के अट्रैक्शन फील करना, ये सब के पीछे हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? बोल। हार्मोन। तो उसको हार्मोनल लोचा बोलते हैं, उसको मोहब्बत नहीं बोलते हैं। पहली नज़र में कैसा जादू कर दिया, नहीं। आपने किसी को देखा, सामने वाला आपको थोड़ा सा अच्छा लग गया, कुछ हार्मोन्स रिलीज हो गए आपके ब्रेन में, आपको अच्छा लग गया, आगे बढ़ो। बॉलीवुड की पिक्चर मत बनाते बैठो उधर, नहीं अभी एकदम दिल पे उतर गई है मोहब्बत, कुछ नहीं। दीज आर सम हार्मोन्स ओनली, नथिंग एल्स। सिर्फ कुछ हार्मोन है और कुछ नहीं, ठीक है ना? चलो आगे देखेंगे बेटा। तो यहाँ पर टेस्टिस भी फिनिश होता है, इट इज़ ऑल। अच्छा, एक चीज़ और लिखी देख, इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस को मेंटेन करके रखने का काम भी किसका बेटा? टेस्टोस्टेरोन। आपको पता है अगर टेस्टोस्टेरोन बनना बंद हो जाए ना तो टेस्टिस श्रिंक तक हो सकता है, मतलब उसका साइज ऐसे श्रिंक भी हो सकता है, पिचक भी सकता है वो। तो टेस्टिस को मेंटेन करके रखने का काम भी किसका बेटा? बोल। टेस्टोस्टेरोन का। समझ में अच्छे से? तो यहाँ पर आपके गोनाड्स भी क्या हो गए? फिनिश। गोनाड्स में आपको दो ऑर्गन याद रखना है, ओवरी और टेस्टिस। ओवरी के 4 हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, इनहिबिन, और टेस्टिस का एक हार्मोन, कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। 2 चीज़ें याद रखना है, ओवरी में कौन सी चीज़ उसको सिक्रीट कर रही है, टेस्टिस में कौन सी चीज़ उसको सिक्रीट कर रही है और उसका काम क्या। समझ में अच्छे से? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डिफ्यूज एंडोक्राइन ग्लैंड। मिला? ऐसे एंडोक्राइन ग्लैंड जो अलग से ऑर्गन के तौर पर नहीं होते हैं लेकिन किसी ना किसी ऑर्गन के अंदर घुसे हुए होते हैं, है कि नहीं? तो उसमें सबसे पहले आपको कौन सा दिया बेटा? देख, प्लाजेंटा। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है? बोल। प्लाजेंटा। बताया था ना प्लाजेंटा के बारे में लास्ट टाइम, याद है कि नहीं? एक बेटा देखो, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है और एम्ब्रियो को 9 मंथ तक कैरी ऑन करना होता है, तो लेट्स से दिस इज एन एम्ब्रियो, समझो ये एक एम्ब्रियो है, ठीक है ना? तो एम्ब्रियो का जो नेवल होता है, नेवल दोड़ी, यहाँ से एक ऐसा ट्यूब निकलता है, क्या बोलते हैं इसको? अम्बिलिकल कॉर्ड।
ये यूट्रस के ऊपर एक ऑर्गन से जाकर कनेक्ट होता है और ये टेम्पररी ऑर्गन होता है, ये पहले से नहीं मौजूद था, प्रेगनेंसी के टाइम पर ही बन के तैयार होता है। कैसे बनता है रिप्रोडक्शन में देखेंगे हम लोग। क्या बोलते हैं इसको बोल, प्लाजेंटा। क्या बोलते बेटा इसको, प्लाजेंटा। ये अकेला ऐसा ऑर्गन है ह्यूमन बींग्स में जहाँ पर दो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म के ब्लड कॉन्टैक्ट में आते हैं। दो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। होता क्या है मालूम, यहाँ से बच्चे की ब्लड वेसल जाती है, यहाँ से बच्चे की ब्लड वेसल जाती है और यहाँ से माँ की ब्लड वेसल आती है और दोनों में एक्सचेंज होता है। क्या होता है बोल, एक्सचेंज। देखो बच्चा अंदर खाना खा रहा है क्या, सांस ले रहा है क्या, क्या लगता है आपको, बच्चा अंदर सांस लेता होगा ऐसा, उसको हवा कहाँ मिल रही है अंदर। और दूसरी बात, अंदर पानी भरा होता है, एमनियोटिक फ्लूइड, वो फ्लूइड के अंदर है, पानी में रहता है बच्चा, तो सांस लेगा तो अंदर हवा नहीं जाएगी, लंग्स के अंदर फ्लूइड जाएगा, मर जाएगा, वो लंग्स डैमेज हो जाएंगे इसके। अंदर बच्चा सांस नहीं ले रहा है, उसको हवा नहीं मिल रही, खाना नहीं खा रहा है, तो उसको ग्लूकोज, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, ये सब कहाँ से आ रहा है, माँ की तरफ से। कहाँ से आ रहा है बोल, माँ की तरफ से। और उसकी बॉडी में जितना भी वेस्ट बन रहा है, यूरिया वगैरह, नाइट्रोजनस वेस्ट, तो क्या वो अंदर उसको एक्सक्रीट कर रहा है। बोले अंदर बच्चा यूरिनेशन करता है क्या, यूरिनेशन, पसीना वसीना आता है क्या उसको अंदर, नहीं। तो ये जितना वेस्ट है ये अपनी बॉडी से बच्चा बाहर कैसे कर रहा है, माँ के जरिए। अब होता क्या मालूम, माँ जो भी चीज़ें खा पी रही है, सांस ले रही है, ऑक्सीजन, ग्लूकोज वगैरह, ये सब माँ के ब्लड से इधर आएगा और यहाँ प्लाजेंटा के थ्रू किधर जाएगा बोल, बच्चे के ब्लड में। और बच्चे के ब्लड से बच्चे को मिलेगा। और बच्चे के ब्लड में जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस है, वो सब यहाँ पे आएंगे, माँ के ब्लड में जाएंगे और माँ के ब्लड से माँ की बॉडी के थ्रू बाहर जाएंगे, तो एक्सचेंज होता है। इसीलिए ऐसा बोला जाता है जब एक फीमेल प्रेग्नेंट है तो वो अपने मुँह से क्या चीज़ खा रही है उसको एक नहीं 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि वो सीधा सीधा किसके ब्लड में जाने वाला है बोल, बच्चे। हो सकता है वो चीज़ आपको उतना डैमेज ना करे, लेकिन जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है जो कि इतना सा है बिल्कुल नाजुक, उसको क्या करते बोल, डैमेज। यहाँ तक क्या ऐसा बोला जाता है कि प्रेगनेंसी में नॉर्मल पेन किलर भी वुमेंस को बिना गायनेकोलॉजिस्ट के कंसल्टेशन के नहीं खाना चाहिए, बाकी दूसरी दवाई तो और ही है। तो कोई भी टैबलेट, कोई भी मेडिकेशन एक प्रेग्नेंट वुमेन को हाँ ला उठा लो तो हाई से भी तो खाते रहती हो जाता है, कुछ नहीं। यू हैव टू कंसल्ट गायनेकोलॉजिस्ट, ये प्रेगनेंसी में कंज्यूम करना सही है या नहीं, क्योंकि वो सीधा सीधा कहाँ जाने वाला है बेटा बोल, बच्चे के ब्लड में जाने। आपको लग रहा है आप खा अपने लिए रहे हो, लेकिन वो शेयर किससे हो रहा है, बच्चे से। तो दोनों जो भी माँ कंज्यूम करेगी वो बच्चे के साथ क्या होगा बेटा, शेयर हो। समझ में आ रहा है अच्छे से, इज इट वेरी मच क्लियर। तो जो प्लाजेंटा होता है, प्लाजेंटा, इसका मेन पर्पस क्या है वो मैंने आपको बता दिया। प्लाजेंटा का मेन पर्पस क्या है वो मैंने आपको बता दिया। बच्चे और माँ के बीच में ब्लड के ज़रिए एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करना, ये प्लाजेंटा का मेन पर्पस है। लेकिन इसके अलावा ये कुछ हार्मोन्स भी बनाता है। क्या करता है बोल, तो अगर हार्मोन बना रहा है मतलब ये भी एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर रहा है, इसीलिए प्लाजेंटा को हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड की लिस्ट में लेके आ रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है। और ये भी एक तरीके का टेम्परेरी ग्लैंड है, क्योंकि जब बच्चा डिलीवर हो जाएगा तो ये रुकेगा क्या अंदर, ये भी बाहर जाएगा, तो ये भी एक तरीके का क्या है बेटा बोल, टेम्परेरी ग्लैंड है। तो क्वेश्चन आता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्परेरी ग्लैंड, कौन कौन है बोल, थाइमस, पढ़े थे ना, थाइमस और प्लाजेंटा। अच्छा, एक बार किसी कॉलेज के पेपर में ना एमसीक्यू में दोनों आ गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेरी ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, और उसमें एक ऑप्शन में थाइमस भी लिखा था, एक ऑप्शन में प्लाजेंटा भी लिखा था। हमें को नहीं मालूम ऐसा क्यों किया, लेकिन वहाँ पे टीचर्स लोग प्लाजेंटा पे मार्क्स दे रहे थे। वहाँ पे टीचर्स किस पे मार्क्स दे रहे थे बोल, प्लाजेंटा पे, क्योंकि थाइमस को गायब होने में तो भी थोड़ा टाइम लगता है, प्लाजेंटा 9 महीने बाद गायब रहेगा क्या अंदर, वो नहीं, वो भी बाहर आ जाएगा ना, फिर वो वेस्ट हो जाता है। मैंने आपको बोला वो वेस्ट बन गया, अब किसी काम का नहीं, ठीक है। तो दो एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसे जो टेम्पररी तौर पर हमारी बॉडी में होते हैं, एक थाइमस और दूसरा प्लाजेंटा। इसमें भी ज़्यादा टेम्पररी कौन है, प्लाजेंटा ज़्यादा टेम्पररी, थाइमस तो भी थोड़े टाइम तक रहता है, बुढ़ापे तक जाके ख़त्म होता है, प्लाजेंटा इज़ मोर टेम्पररी। ये प्रेगनेंसी के टाइम पर आता है, वो भी ऐसा नहीं कि फीमेल आज प्रेग्नेंट हुई आज ही प्लाजेंटा बन गया, नहीं, जिस दिन प्रेगनेंसी शुरू हुई है उस दिन से प्लाजेंटा का फॉर्मेशन शुरू होता है, उसको कंप्लीट बन के फॉर्म होने में 2 ढाई 3 महीना लग जाता है, और फिर जब पैचुरेशन हो जाएगा तब प्लाजेंटा भी चला जाएगा। तो ये ज़्यादा टेम्पररी, थाइमस से ज़्यादा ये टेम्पररी। समझ में आ रहा अच्छे से। देखो क्या दिया, प्लाजेंटा कौन कौन से हार्मोन बनाता है, प्लाजेंटा कौन कौन से हार्मोन बनाता है, ज़रा ध्यान से देखेंगे। इट इज़ अ इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन द fetus and uterine wall of the mother for physiological exchange of material between them। एक तरीके का कनेक्शन है माँ और बच्चे के बीच में, जिसके ज़रिए माँ और बच्चे फिजियोलॉजिकल मटेरियल को क्या करते बोल, एक्सचेंज करते हैं। न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, वाटर, ऑक्सीजन, ये सब को क्या करते बोल, एक्सचेंज करते हैं। आगे देखिए बेटा, प्लाजेंटा इज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, मिल गया।
प्लाजेंटा एक तरीके का कैसा ग्लैंड है बोल, टेम्पररी ग्लैंड है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लाजेंटा सिक्रीट हार्मोन, प्रेगनेंसी के टाइम पर प्लाजेंटा कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है। कौन कौन से हार्मोन देखो जरा, ईस्ट्रोजन, जाहिर सी बात है जब फीमेल प्रेग्नेंट है फॉलिकल बनेगा क्या उसकी बॉडी में, नहीं, फॉलिकल नहीं बन रहा है तो ईस्ट्रोजन को कौन सिक्रीट करेगा, कौन सिक्रीट करेगा बोल, प्लाजेंटा। फॉलिकल नहीं बन रहा है तो ईस्ट्रोजन को सिक्रीट करने का काम कौन ले लेगा, प्लाजेंटा। तो प्लाजेंटा क्या क्या सिक्रीट करता है, देखो सबसे पहला क्या दिया है, सबसे पहले क्या दिया बेटा, ईस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्या दिया, देख प्रोजेस्टेरॉन। सर आप तो बोले थे प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है, जब तक प्लाजेंटा नहीं बन रहा है तब तक कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन बनाता है। एक बार प्लाजेंटा बन गया तो प्रोजेस्टेरॉन बनाने का काम किसका है बोल, प्लाजेंटा का। कॉर्पस ल्यूटियम वो काम नहीं करते हुए, इतनी सी जान से कितना काम करवा के लोग। तो जब तक प्लाजेंटा नहीं बनता है तब तक प्रोजेस्टेरॉन को कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है, लेकिन जब प्लाजेंटा बन के फॉर्म हो गया तो अब प्रोजेस्टेरॉन बनाने का काम किसका है, प्लाजेंटा का। तो ईस्ट्रोजन बनाता है प्लाजेंटा, प्रोजेस्टेरॉन बनाता है प्लाजेंटा, और एक बहुत ही स्पेशल हार्मोन को बनाता है प्लाजेंटा जिसका नाम है एससीजी। क्या नाम है बोल, एससीजी, ह्यूमन कोरियोनो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, एससीजी। ये बहुत स्पेशल हार्मोन है, ये सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर ही पाया जाएगा, अदरवाइज नो। ये सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पर ही बन सकता है, वरना नहीं बन सकता। समझ में आ रहा है, देखो उधर क्या लिखा हुआ है, एससीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन मिला, एंड ह्यूमन प्लाजेंटल प्रोजेस्टेरॉन। तो ये कुछ हार्मोन है जो प्लाजेंटा बनाता है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और एससीजी, ये तीन नाम याद रखो बस। वो प्रोजेस्टेरॉन प्लाजेंटा से बन रहा है इसीलिए उसको ह्यूमन प्लाजेंटल प्रोजेस्टेरॉन बोल रहे हम। समझा अच्छे से, ये तीन हार्मोन्स को प्लाजेंटा बनाता है। दीज हार्मोन चेक द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मसल्स एंड ऑल्सो मेंटेन द थिकनेस ऑफ यूटेराइन एंडोमेट्रियम, देयर बाय दे हेल्प टू मेंटेन प्रेगनेंसी। ये तीनों हार्मोन मिल करके यूटरस के कॉन्ट्रैक्शन को चेक में रखते हैं, मतलब जब जल्दी वक्त से पहले यूटरस की वॉल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। यूटरस के वॉल की थिकनेस को क्या करके रखते हैं बोल, मेंटेन करके रखते हैं। यानी ये सारे हार्मोन मिल करके क्या कर रहे हैं, प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रख रहे हैं। सबको एकदम अच्छे से समझा। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, इस एससीजी को कौन बनाता है बोल, प्लाजेंटा। कौन बनाता है बोल, प्लाजेंटा। अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि प्लाजेंटा बन के पूरी तरीके से तैयार होता है प्रेगनेंसी के 2 महीने 2.5 महीने बाद, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एससीजी भी 2 महीने 2.5 महीने बाद ही आएगा। प्लाजेंटा बन के रेडी होता है 2-2.5 महीने बाद, लेकिन बनना शुरू कब होता है, शुरुआत से ही, पहले दिन से, जिस दिन से बेबी इम्प्लांट हो गया उसी दिन से चालू हो जाता है। तो प्लाजेंटा बनना चालू हो गया ना, तो एससीजी बनना भी क्या हो जाएगा बोल, चालू हो जाएगा। तो अगर एक फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसकी बॉडी में क्या बनने लगेगा बोल, एससीजी। और ये एससीजी के साथ होता क्या मालूम, ये फीमेल के ब्लड में आता है। फीमेल के किस में आता है बोल, ब्लड में। ब्लड किधर जाएगा, किडनी में। किडनी इसको ब्लड को फिल्टर करती है और क्या बनाती है, यूरिन। तो ये एससीजी जो है फीमेल के ब्लड से किडनी तक पहुँचता है और किडनी से फिल्टर होकर कहाँ आता है बोल, यूरिन में। तो अगर एक फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसके यूरिन और ब्लड में क्या आ जाता है बोल, उसके यूरिन और ब्लड में क्या आ जाता है बोल, एससीजी आ जाता है। तो अगर किसी फीमेल के ब्लड या फिर यूरिन सैंपल में एससीजी प्रेजेंट है, इट इज़ एन इंडिकेशन दैट फीमेल इज प्रेग्नेंट। वो फीमेल प्रेग्नेंट है, कंसीव कर चुकी है। तो एससीजी को प्रेगनेंसी का मार्कर कंसीडर किया जाता है, प्रेगनेंसी को आइडेंटिफाई करने का मार्कर माना जाता है एससीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन को। 2 तरीका है इसका, क्या पहला क्या है बोल, ब्लड टेस्ट। फीमेल का ब्लड सैंपल लिया जाए और उसमें एससीजी को टेस्ट किया जाए है कि नहीं। पॉजिटिव है मतलब फीमेल प्रेग्नेंट है और नेगेटिव है मतलब फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है। लेकिन ये पूरा काम करने के लिए यू विल नीड पैथोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स। आपको डॉक्टर्स लगेंगे ना जो ब्लड सैंपल ले उसको टेस्ट कर सके। तो एक दूसरा तरीका भी है, कौन सा, यूरिन का, क्योंकि यूरिन कलेक्ट करने के लिए यू डोंट नीड डॉक्टर, है कि नहीं। यूरिन कलेक्ट करने के लिए डॉक्टर चाहिए क्या, नहीं। ब्लड को कलेक्ट करना मुश्किल है, उसके लिए यू नीड पैथोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स। यूरिन तो आप कोई भी कलेक्ट कर सकता है कि नहीं। तो इस चीज़ को देखते हुए प्रेगनेंसी के किट बनाए गए जिनके ज़रिए प्रेगनेंसी को टेस्ट किया जाता है, वेदर अ फीमेल इज़ प्रेग्नेंट और नॉट। आपने एडवर्टाइज वगैरह देखा होगा, प्रेगा न्यूज़ वगैरह देखा ना आपने। दे आर किट्स, ये छोटी सी किट होती है ऐसा प्लास्टिक की, इसके अंदर एक स्ट्रिप लगी हुई रहती है। क्या लगी हुई रहती है बोल, स्ट्रिप। पीछे की तरफ वाइट कलर का पतला सा पेपर लगा हुआ रहता है इसमें। इस पेपर को ख़ास तौर पर डिज़ाइन किया जाता है। अगर इसके ऊपर आपने एक ऐसे सैंपल को डाला जिसमें एससीजी नहीं है, एससीजी नहीं है, तो जब वो सैंपल पूरे पेपर में एब्जॉर्ब हो जाएगा ना, तो इसके ऊपर एक लाइन रहती है जो डार्क हो जाती है। एक लाइन क्या हो जाती है बोल, डार्क हो जाती है। और अगर आपने इस पेपर के ऊपर एक ऐसे सैंपल को डाला है जिसमें एससीजी प्रेजेंट है और वो इस पूरे पेपर पे एब्जॉर्ब हो गई, तो इसमें आजू बाजू की 2 लाइन क्या हो जाती है बेटा, डार्क हो जाती है। तो जो प्रेगनेंसी के किट होते हैं, अब आपने देखा नहीं होगा वरना मैं बोलता आपने देखा होगा है कि नहीं। इसमें यहाँ पर एक ओपनिंग होती है, दैट इज़ टू पुट द सैंपल ऑफ यूरिन, यानी यहाँ से डायरेक्ट पेपर कांटेक्ट में रहता है ऐसा, और फिर इधर ऐसा डिस्प्ले बना रहता है।
ठीक है। अब आपने समझो ड्रॉपर के थ्रू 1 से 2 बूंद, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 ड्रॉप ऑफ यूरिन इसके ऊपर पोर किया, इसके ऊपर डाला। ज़्यादा अच्छा होता है अगर सुबह का पहला यूरिन इस पर डाला जाए, फर्स्ट यूरिन, क्योंकि फर्स्ट यूरिन पूरी रात किडनी ने अपना काम किया है, तो फर्स्ट यूरिन में एससीजी का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, ज़्यादा। अब एक बार यूरिनेट कर लिया फीमेल ने, 2 बार 3 बार कर लिया, तो ब्लड में हो सकता है एससीजी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो जाए, इतना कम कि किट उसको आइडेंटिफाई ना कर भी सकती, नहीं भी कर सकती। तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट माना जाता है जब सुबह के फर्स्ट यूरिन से उसको टेस्ट किया जाए। तो होगा क्या, आपने ड्रॉपर के थ्रू यहाँ पर यूरिन के 2 बूंद 3 बूंद डाले, इस पूरे पेपर को वो यूरिन क्या होगा बोल, एब्जॉर्ब। अगर उस यूरिन में एससीजी नहीं है तो यहाँ पर 8 लाइन क्या हो जाएगी बेटा, डार्क हो जाएगी। इट मीन्स द फीमेल इज नॉट प्रेग्नेंट, एचसीजी का टेस्ट नेगेटिव आया है। लेकिन अगर ऐसा 2 लाइन डार्क हो जाती है मतलब फीमेल इज प्रेग्नेंट, एचसीजी का टेस्ट क्या है बोल, पॉजिटिव है। कभी कभी यहाँ पर एक अकेली लाइन डार्क होती है, ये दोनों लाइन लाइट रह जाती है, यहाँ पे डार्क हो जाती है, मतलब किट खराब हो गई, दूसरी किट यूज़ करो। 3 लाइन होती है पेपर के ऊपर, 3 लाइन होती है, 2 आजू बाजू में होती है, हल्की हल्की दिखती है, 2 आजू बाजू में रहती है, एक इधर रहती है। अगर ये डार्क होती है मतलब किट खराब है, मतलब वो जो पेपर पीछे लगा था वो बेकार हो गया, काम का नहीं। और अगर यहाँ पे 1 लाइन डार्क होती है मतलब नेगेटिव, 2 लाइन एक साथ डार्क होती है मतलब पॉजिटिव। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है प्रेगनेंसी को घर पर ही टेस्ट कर लेने का, यूरिन का। उसके पीछे भी कौन रिस्पॉन्सिबल है फॉर, एचसीजी। तो आपको ये चीज़ दी वहाँ पर, डू यू नो करके एक बॉक्स दिया, देख क्या लिखा होता है, देख प्रेजेंस ऑफ एचसीजी इन द यूरिन सैंपल इंडिकेट्स प्रेगनेंसी। अगर किसी फीमेल के यूरिन सैंपल में एचसीजी प्रेजेंट है मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा, प्रेगनेंसी इंडिकेट कर रहा है। सबको एकदम अच्छे से समझा। मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन है, देखो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक मतलब आपका पूरा एलिमेंट्री कैनाल, आपका ईसोफेगस, स्टमक। गैस्ट्रिक वर्ड जब भी आया ना, कौन सा वर्ड, गैस्ट्रिक, मतलब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्टमक के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करें बोल, स्टमक। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मतलब आपके स्टमक की वॉल और आपके इंटेस्टाइन की वॉल, छोटी आंट और बड़ी आंट उसकी वॉल। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मतलब स्टमक और इंटेस्टाइन की वॉल। तो बेटा बहुत ध्यान से सुनो, स्टमक और इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर कुछ स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जो कुछ हार्मोन्स बनाते हैं। उन हार्मोन्स को अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो कितने हार्मोन दिए हुए देखो, 4 हार्मोन है, 4। गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, सीसीके, जीआईपी। मिला, चारों को 1 बाय 1 देखते हैं। चारों कहाँ से सिक्रेट होते बोले, आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से, मतलब स्टमक की वॉल और इंटेस्टाइन की वॉल से। समझ आ रहा है? लेट्स सी क्या लिखा हुआ है उधर, लिखो इन द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। म्यूकोसा याद है, म्यूकोसा आपने पढ़ा होगा। आपका जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल होता है उसके वॉल में 3 लेयर होते हैं ना, तो उसका एक ये वाला लेयर क्या कहलाता है बोल, म्यूकोसा। तो म्यूकोसा के अंदर कुछ खास सेल होते हैं जो हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं। देखो इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा सर्टेन सेल्स आर एंडोक्राइन इन फंक्शन। दीज सेल्स प्रोड्यूस हार्मोन विच प्ले वाइटल रोल इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस एंड फ्लो ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। ये डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेशन के प्रोसेस में ये हार्मोन काम करते हैं और कब डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट होंगे उसको कंट्रोल करते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए आपके स्टमक से 3 जूस सिक्रेट होता है। आपका जो स्टमक है वो 3 एंजाइम बनाता है, मालूम है ना, HCl एसिड, म्यूकस और पेप्सिन। ये तीनों हार्मोन को कौन बनाता है बोले, हमारा स्टमक। इसके अलावा पेंक्रिया में भी 3 जूस बनते हैं, लाइपेज, अमाइलेज, ट्रेप्सिन। इनको पेंक्रियाटिक जूसेस बोलते हैं। इसके अलावा लीवर में भी एक जूस बनता है, कौन सा जूस, बाइल जूस। कौन सा जूस, बाइल जूस। इन सबको, लीवर में बनने वाला बाइल जूस, पेंक्रिया में बनने वाला अमाइलेज, लाइपेज, ट्रेप्सिन, स्टमक में बनने वाला HCl, म्यूकस, पेप्सिन, इन सबको मिला करके हम लोग डाइजेस्टिव जूसेस कहते हैं। क्या कहते बोल, डाइजेस्टिव जूसेस। समझ रहे? ये अनार का, मैंगो का जूस नहीं है, एंजाइम से ये सब कौन है बोल, एंजाइम। तो ये डाइजेस्टिव जूसेस के सिक्रीशन को हेल्प करने के लिए इन हार्मोन्स की जरूरत है। कौन से हार्मोन, 4। चारों का देखते हैं क्या क्या काम है। पहला हार्मोन कौन सा बेटा, गैस्ट्रिन। अच्छा गैस्ट्रिक वर्ड आ रहा है उसमें, मतलब किससे रिलेटेड रहेगा, स्टमक से। देखो क्या लिखा है उधर, इट स्टिमुलेट गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पे रहेंगे रे, स्टमक की वॉल में। किधर रहेंगे बोल, स्टमक की वॉल में। इट स्टिमुलेट्स गैस्ट्रिक ग्लैंड टू प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूसेस। ये स्टमक की वॉल के अंदर मौजूद ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि स्टमक के अंदर के ग्लैंड अपने जूसेस को बनाएं। मैंने बताया ना स्टमक 3 जूसेस बनाता है, HCl, म्यूकोस और पेप्सिन। वो तीनों बने, इसके लिए गैस्ट्रिन हार्मोन का निकलना क्या है बेटा, जरूरी है। नेक्स्ट कौन सा हार्मोन है देखो, सिक्रेटिन। सिक्रेटिन किस में हेल्प करता है देखो, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ पेंक्रियाटिक जूसेस। ये किसके जूसेस सिक्रेट करवाता है बोल, पेंक्रिया के, ट्रेप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज, ठीक है ना। एंड बाइल फ्रॉम द पेंक्रिया एंड लीवर।
और बाइल जूस के सिक्रीशन में भी हेल्प करता है। बाइल कहाँ से सिक्रीट होता है बोल? लीवर से। यानी ये पैंक्रिया को भी स्टिमुलेट कर रहा है और लीवर को भी स्टिमुलेट कर रहा है ताकि वो दोनों अपने जूसेस को सिक्रीट करें। तो गैस्ट्रिन स्टमक को स्टिमुलेट करता है उसके जूसेस को सिक्रीट करने के लिए, और सिक्रीटिन पैंक्रिया और लीवर को स्टिमुलेट करता है कि वो अपने जूसेस को सिक्रीट करें। समझ में आ रहा है अच्छे से? नेक्स्ट हार्मोन कौन सा है बेटा? देख, कोलिसाइटोकाइनिन, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग? सीसीके, या इसको पैंक्रियोजाइमिन या पीजेड भी बोलते हैं। ये सब एक ही हार्मोन का नाम है। कोलिसाइटोकाइनिन बोलो, सीसीके बोलो, पैंक्रियोजाइमिन बोलो या पीजेड हार्मोन बोलो। काम क्या है इसका? देख जरा, these hormones stimulate the pancreas to release its enzyme and also stimulate the gallbladder to release bile। यानी ये भी सिक्रीटिन से मिलता जुलता काम कर रहे हैं। पैंक्रिया से स्टिमुलेट कर रहे हैं कि वो अपने एंजाइम्स को सिक्रीट करे, और बाइल गॉल ब्लैडर को सिक्रीट करे कि वो बाइल जूसेस को सिक्रीट करे। देखो, बाइल जूस को बनाता लीवर है, पर स्टोर करके कौन रखता है? गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली। ठीक है ना? आगे बढ़ते, लास्ट हार्मोन कौन सा है? एंटेरोगेस्ट्रॉन मिला, और एक नाम क्या उसका? गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, GIP। उसके नाम में इनहिबिटरी आ रहा है, तो ये सिक्रीट करवाएगा या रुकाएगा? रुकाएगा। देख जरा आगे क्या लिखा हुआ है। इट स्लोज गैस्ट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस एंड इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूसेस मतलब स्टमक के अंदर जो जूसेस बन रहे हैं उनके सिक्रीशन को ये क्या करता है बेटा? स्टॉप करता है। सबको एकदम अच्छे से समझा? इज इट वेरी मच क्लियर? तो ये चारों हार्मोन कौन से हार्मोन कहलाते हैं बोल? गैस्ट्रिक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के हार्मोन्स। अभी और दो ऑर्गन है जहाँ से हार्मोन बनता है। कौन सा? देख, किडनी। आपका किडनी भी हार्मोन बनाता है। किडनी का काम वैसे तो मेन क्या है बोल? यूरिन बना। उसके अलावा भी किडनी कुछ काम करती है। ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करती है। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब बैलेंस ऑफ वाटर एंड आयंस, आयंस एंड वाटर, इसको बैलेंस करना। इसके अलावा किडनी 3 हार्मोन भी बनाती है। कौन से 3 हार्मोन? किडनी 3 हार्मोन बनाती है। कौन से 3 हार्मोन? देखो, तीनों के नाम दिया आपको। कौन से 3 हार्मोन? रेनिन, एरिथ्रोपोइटिन एंड कैल्सिट्रायोल। मिला? रेनिन किस चीज़ में हेल्प करता है? ऑस्मो रेगुलेशन में। आपने बाकायदा एक सिस्टम पढ़े 11th में रास करके, रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरॉन सिस्टम। तो ये उसमें हेल्प करता है। रेनिन, रेनिन नाम का जो हार्मोन है ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, वाटर और आयंस के बैलेंस में। एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है? सर्कुलेशन में पढ़े थे हमने। एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है? एरिथ्रोसाइटोपोइसिस, आरबीसी के बनने में, आरबीसी के फॉर्मेशन में एंजाइम के तौर पर काम करता है, हेल्प करता है। कैल्सिट्रायोल, ये विटामिन D3 का ही नाम है। किसका नाम है बोलिए? विटामिन D3। ये हड्डियों को मजबूत करने में हेल्प करता है। हड्डियों में कैल्शियम बराबर रहे, बोन के अंदर कैल्शियम का डिपॉजिशन बराबर होना चाहिए, इसके लिए अपने को एक विटामिन की जरूरत होती है जिसका नाम क्या है बोल? विटामिन D3। इसी विटामिन D3 का बायोलॉजिकल नाम है कैल्सिट्रायोल। तो अगर आप कभी भी हड्डियों को मजबूत करने की कोई भी दवा खा रहे हो तो उसमें ये विटामिन ज़रूर रहेगा, विटामिन D3। या तो टैबलेट के ऊपर साफ साफ विटामिन D3 लिखा होगा या फिर कैल्सिट्रायोल लिखा होगा। क्या लिखा होगा बोल? कैल्सिट्रायोल। कैल्सिट्रायोल नेचुरल फॉर्म है, केमिकल फॉर्म में रहता है तो उसको कोलीकैल्सिफ्लॉल बोलते हैं, कोलीकैल्सिफ्लॉल। देखो उधर लिखा होगा आगे, देखो कैल्सिट्रायोल। कैल्सिट्रायोल इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन कोलीकैल्सिफ्लॉल। मिला? जिसको विटामिन D3 भी बोलते हैं। तो या तो आपको टैबलेट के ऊपर कोलीकैल्सिफ्लॉल लिखा हुआ दिखेगा या तो विटामिन D3 लिखा होगा। ये अपनी बॉडी में नेचुरली बन रहा है, कैल्सिट्रायोल नेचुरली बन रहा है। कहाँ पर? किडनी में। अगर कम पड़ रहा है तो अपने को बाहर से लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा अच्छे से? और आपने अक्सर सुना होगा सुबह की धूप फ़ायदेमंद होती है, वो इसको बनाने में हेल्प करती है। वो झूठ नहीं, वो सच है। सुबह की जो पहली धूप होती है ना, फजर की नमाज के बाद की, जिसको हम लोग शायद ही कभी नसीब में आती है हमारे, है ना, दैट इज़ वेरी मच बेनिफिशियल फॉर योर बोन स्ट्रेंथ। वो आपके बोन्स को हेल्दी रखने के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वो कैल्सिट्रायोल विटामिन D3 के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है ना? उसमें यूवी रेज का कॉन्सेंट्रेशन कुछ क्वांटिटीज़ में होता है जो इसके प्रोडक्शन को इनिशिएट करता है। तो कुछ गलत नहीं बोलते, जो बड़े बूढ़े बोलते हैं ना सुबह की धूप लिया करो हड्डी मजबूत रहेगी, वो सही बोलते, वो सही बात। समझ में आ रहा है अच्छे से सबको? आगे देखेंगे बेटा। तो किडनी कितने हार्मोन सेक्रेट करती है बोल? 3, रेनिन, एरिथ्रोपोइटिन और कैल्सिट्रायोल। रेनिन रास में यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, एरिथ्रोपोइटिन आरबीसी के बनने में हेल्प करता है, और कैल्सिट्रायोल ये विटामिन D3 का ही नाम है जो बोन्स को मजबूत रखता है, बोन्स में कैल्शियम के डिपॉजिशन में हेल्प करता है। नाउ लास्ट ऑर्गन कौन सा बेटा बोल? हार्ट। सर हार्ट भी हार्मोन बनाता है? बिल्कुल बनाता है। हार्ट भी हार्मोन बनाता है, बिल्कुल बनाता है। सब बोर्ड पर देखेंगे। ये अपना हार्ट है, ध्यान से देखो। हाँ, दिस इज आवर हार्ट। इधर देख, इधर देख, ये अपना हार्ट है। ये ऊपर की 2 चैम्बर क्या कहलाते हैं बोल? ऊपर के 2 चैम्बर क्या कहलाते हैं? एट्रियम। क्या कहलाते हैं बोल? एट्रियम। तो जो एट्रियम की वॉल होती है ना, वॉल ध्यान से समझा, जो एट्रियम की वॉल होती है ना, ये भी एक हार्मोन बनाती है जिसका नाम है ANF। क्या नाम है बोल? ANF।
एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, क्या रे, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर या उसको ANP भी बोलते हैं, एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड फैक्टर या फिर पेप्टाइड। कहाँ से बनता है बोलिए, हार्ट की वॉल से, एट्रियम की वॉल से बनता है, ठीक है ना। इसका काम क्या है, ये मेनली दो काम करता है, ऐसे तो बहुत सारे काम है, इसके मेन दो काम है। पहला, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करना। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत बड़ा हुआ है, अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत बड़ा हुआ है तो ये ब्लड जब आपके हार्ट में भरेगा, समझ रहे, ये ब्लड जब आपके हार्ट के अंदर भरेगा तो ये हाई प्रेशर एट्रियम की वॉल के ऊपर भी तो एग्जर्ट करेगा ना भाई। जब हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो कर रहा है तो वह एट्रियम की वॉल पे भी क्या करेगा, ज़्यादा प्रेशर लगाएगा। तो जब एट्रियम की वॉल पे ब्लड का प्रेशर ज़्यादा लगता है तो उसके रिस्पॉन्स में एट्रियम की वॉल क्या सिक्रीट करने लगती है, बोल ANF, एंड इट एक्ट एज अ वासोडाइलेटर। किसके तौर पर एक्ट करता है बोलिए, वासोडाइलेटर, मतलब ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा, फैलाएगा। तो जब ब्लड वेसल डायलेट होगी तो बोलो ब्लड प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो। तो इसका एक मेन काम ये है, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करना। इसका एक और काम है, अगर आपके ब्लड के प्लाज्मा में सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, किसका, सोडियम का, तो उसको कम करा के लेने का काम भी ANF का है। अगर आपके ब्लड प्लाज्मा में सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो आपके हार्ट से ये फैक्टर सिक्रीट होगा, ANF या ANP नाम का हार्मोन सिक्रीट होगा, और ये किडनी पे जाकर एक्ट करेगा और किडनी को बोलेगा कि सोडियम का एब्जॉर्प्शन रोक दो। तो अगर किडनी से सोडियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो सोडियम किस में चला जाएगा, फिर यूरिन के जरिए लॉस हो जाएगा। तो ब्लड में सोडियम का लेवल क्या होगा, बोल कम हो। ये दो काम इसका है। तो देखो क्या लिखा उधर, हार्ट इट प्रोड्यूसेस एट्रियल नेट्रियूरेटिक हार्मोन ANH, या फिर उसको एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड भी बोल सकते हैं, शॉर्ट में ANP, या फिर उसको एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर भी बोल सकते हैं, शॉर्ट में ANF। तीनों एक ही चीज़ का नाम है, ANH बोलो या ANF बोलो या ANP बोलो, तीनों एक ही चीज़ का नाम। समझ आ रहा है अच्छे से। देखो क्या काम क्या करता है बेटे, काम क्या करता है, विच इंक्रीजेस सोडियम एक्सक्रीशन बाय किडनी, ये किडनी से सोडियम का एक्सक्रीशन बढ़ाता है, यूरिन में ज़्यादा सोडियम जाए, एंड रिड्यूसेस दी ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर को क्या करता है बेटा, रिड्यूस। सारे हार्मोन फिनिश हो गए, सारे हार्मोन खत्म हो गए। अब इधर देखो, बोर्ड पर देखो मेरी तरफ, सबसे पहला स्ट्रक्चर कौन सा था जो हार्मोन बनाता है, जल्दी बोलो, सबसे पहला स्ट्रक्चर जो हार्मोन बनाता है, हाइपोथैलेमस। वेरी गुड। कौन कौन से हार्मोन बनाता है हाइपोथैलेमस, ACTH, HTH, TSH, है ना, GnRH, सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोट्रोपिन, GIP, याद है। और दो हार्मोन बनाकर पिट्यूटरी को देता है, कौन से, ऑक्सीटोसिन और ADH। फिर दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा था बोल, पिट्यूटरी कितने हार्मोन सिक्रीट करता है, 7, 5 खुद बना के फेंकता है, 2 हाइपोथैलेमस से लेकर भेजता है। 5 खुद कौन से बनाता है वो, HTH ग्रोथ हार्मोन, GH भी बोलते हैं उसको, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है कि नहीं, ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, नेक्स्ट गोनाडोट्रोपिन, FSH, LH और ICSH, इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं हम लोग, गोनाडोट्रोपिन, और एक प्रोलैक्टिन, कौन सा बेटा, प्रोलैक्टिन, है ना। और 2 हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से आते हैं वो कौन से, ऑक्सीटोसिन और ADH। पिट्यूटरी के बाद नेक्स्ट कौन था, पीनियल ग्लैंड। अच्छा, पिट्यूटरी में एक पार्स इंटरमीडिया भी था, वो MSH सिक्रीट करता है, हम लोगों में नहीं, जानवरों में MSH, याद है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर पिट्यूटरी के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर था ब्रेन के अंदर ही पीनियल ग्लैंड कौन सा हार्मोन बनाता है रे, मेलाटोनिन। वेरी गुड। पीनियल ग्लैंड कौन सा हार्मोन बनाता है, मेलाटोनिन। पीनियल ग्लैंड के बाद नेक्स्ट कौन था, बोल, नीचे आओ, ब्रेन से नीचे आओ, नेक्स्ट कौन था, थायराइड। कितने हार्मोन बनाता है, 3 रे, 6 कौन, मेरे को गिना रे 6, मैं भी पढ़ूँ कौन से 6। पिट्यूटरी ग्लैंड 3 और थायराइड ग्लैंड 3 हार्मोन बनाता है, कौन सा, T3, T4 और कैल्सिटोनिन। T3, T4 कैल्सिटोनिन, TSH पिट्यूटरी से आता है रे। थायराइड ग्लैंड 3 ही हार्मोन बनाता है, T3, T4 और कैल्सिटोनिन। थायराइड ग्लैंड के बाद नेक्स्ट कौन था बोल, पैराथायराइड। कितना हार्मोन बनाता है, एक, कौन सा, पैराथॉर्मोन। कौन सा हार्मोन, पैराथॉर्मोन, उसको शॉर्ट में PTH बोलते हैं, शॉर्ट में कहते हैं उसको PTH, या उसका एक और नाम है, उसको कोलिप्स हार्मोन भी बोलते हैं, और एक नाम क्या उसका बोल, कोलिप्स हार्मोन। पैराथायराइड ग्लैंड के बाद थोड़ा और नीचे कौन आया, थाइमस कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है बोल, थाइमोसिन। कौन सा हार्मोन, थाइमोसिन, बस एक ही हार्मोन सिक्रीट करता है थाइमोसिन। थाइमस के बाद और आगे बढ़ो, किडनी के ऊपर कौन है, एड्रेनल ग्लैंड में 4 लेयर थे, कॉर्टेक्स में 3 और मेडुला 1। कॉर्टेक्स के 3 लेयर, सबसे पहला लेयर जोना ग्लोमेरुलोसा, कौन सा हार्मोन बनाता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। कौन सा हार्मोन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, सबसे फेमस मिनरलोकॉर्टिकॉइड अल्डोस्टेरोन। दूसरा लेयर जोना फेसिकुलाटा, कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सबसे फेमस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉर्टिसोल, ठीक है ना। और जो आखिरी लेयर है वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स या गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स। 2 नाम बताया था मैंने, एंड्रोजन और एस्ट्राडायोल, याद है। फिर आता है मेडुला भी 2 हार्मोन बनाता है, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन, तो उसको एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं।
करेक्ट है। एड्रेनल ग्लैंड के बाद नेक्स्ट कौन है? एड्रेनल ग्लैंड के बाद नेक्स्ट कौन है बोल? पैंक्रिया। पैंक्रिया कितने हार्मोन सिक्रीट करता है? 4 सेल्स के जरिए, आइलेट्स ऑफ लेंजरेंस, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और पीपी सेल। अल्फा सेल कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? ग्लूकागॉन। बीटा सेल इंसुलिन, डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन, पीपी सेल पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। याद है? आगे बढ़ो। पैंक्रिया के बाद नेक्स्ट आज जो स्टार्ट किए गोनाड्स। गोनाड में सबसे पहला कौन है? ओवरी। कौन कौन से हार्मोन बनाती है? ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, इनिबिन। टेस्टिस कौन सा हार्मोन बनाता है? टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट प्लाजेंटा। प्लाजेंटा क्या क्या बनाता है? ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और सबसे फेमस कौन सा? एससीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ठीक है ना। प्लाजेंटा के बाद गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कितने हार्मोन बनाता है? 4। गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, सीसीके, कोलिसाइटोकाइनिन, है ना, और जीआईपी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। नेक्स्ट किडनी कितने हार्मोन बनाती है? 3। कौन कौन से? रेनिन, एरिथ्रोपोएथिन और कैल्सिट्रायोल जो विटामिन D3 का ही नाम है। नेक्स्ट हार्ट क्या सिक्रीट करता है? ANF, एट्रियल नाइट्रोरेटिक फैक्टर या एट्रियल नाइट्रोरेटिक पेप्टाइड या एट्रियल नाइट्रोरेटिक हार्मोन। ये सारे हार्मोन उसके ग्लैंड के साथ आपको याद रखने हैं। समझ में आ रहा है? और पॉसिबल है, एक बार में नहीं, एक बार में नहीं होगा, 1 से 2 बार 3 बार पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन बनाता है और प्लस क्या काम है उसका। और बीच बीच में जिस हार्मोन की वजह से डिसऑर्डर दिए वो डिसऑर्डर भी याद रखना है ना। जैसे पिट्यूटरी में ग्रोथ हार्मोन से डिसऑर्डर दिया हुआ था अपने को, डॉर्फिज्म याद है, गिग्नाटिज्म, एक्रोमेगाले याद है। इसके बाद पिट्यूटरी में भी डिसऑर्डर दिया था अपने को, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, एक्सोप्थाल्मिक गोइटर, सिंपल गोइटर, क्रेटिनिज्म, मायोक्सोडेमा याद है। तो जिस जिस हार्मोन के लिए डिसऑर्डर दिया है वो डिसऑर्डर को भी याद रखना है। याद कर लोगे बेटा। मैं मानता हूँ पूरा थ्योरी है, मैं मानता हूँ पूरा थ्योरी है, लेकिन आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। इतना बोरिंग भी नहीं है, इंटरेस्टिंग है। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज हार्मोन थेरापी। नाम ही बता रहा है हार्मोन थेरापी। बॉडी में अगर कोई हार्मोन बराबर सिक्रीट नहीं हो रहा है, वो तौसीफ भाई हटो जरा, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं आज। इधर बैठे इसके समीरा के बाजू में, अंदर हो। यस, हार्मोन थेरापी। व्हाट इज हार्मोन थेरापी? हार्मोन थेरापी किसको बोलते हैं? देखो, बॉडी में कोई हार्मोन बराबर सिक्रीट नहीं हो रहा है या ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है या किसी हार्मोन को हमको ब्लॉक करना है, तो ऐसे सब केसेस में हम लोग बाहर से हार्मोन्स देंगे, या तो हार्मोन्स ब्लॉकर देंगे या तो हार्मोन्स को सिक्रीट करने वाले केमिकल्स देंगे। तो जब कभी भी आपके हार्मोन्स के साथ केमिकल्स के ज़रिए छेड़छाड़ की जाती है तो उस प्रोसेस को हार्मोन थेरापी कहते हैं। क्या कहते हैं बोल? हार्मोन थेरापी कहते हैं। अब ये बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था डायबिटीज़ टाइप 2, इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, याद है? डायबिटीज़ टाइप 2, उसमें इंसुलिन का कोई दोष नहीं होता, इंसुलिन बराबर बनाता है पैंक्रिया। उसमें मसला किसका रहता है बोल? सेल के ऊपर इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाते हैं ना सेल के अंदर। तो उस टाइम पर हार्मोन थेरापी बहुत काम आती है। वो अकेला ऑप्शन होता है ऐसे पेशेंट को सेव करने का। किसी में मेनोपॉज जल्दी हो गया या मेनोपॉज को जल्दी कराना है, तब आप हार्मोन थेरापी को कर सकते हो। ओस्टियोपोरोसिस हो गया है, हार्मोन थेरापी को किया जा सकता है। तो हार्मोन थेरापी कई सारी चीज़ों के लिए पॉसिबल है। आजकल जो जेंडर चेंज सर्जरीज होती है, सेक्स चेंज सर्जरी, उसमें भी हार्मोन थेरापी होती है। लाइक कोई मेल है, उसको अपना सेक्स चेंज करके फीमेल बनना है सर्जरी करा करके, तो उसको अपने सारे मेल हार्मोन्स को क्या करना पड़ेगा? ब्लॉक करना पड़ेगा। तो उनको हार्मोन ब्लॉकर्स दिए जाते हैं। और फीमेल हार्मोन्स को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए हार्मोन को स्टिमुलेटर दिया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है बोल? हार्मोन थेरापी। बहुत डिटेल में नहीं, एक शॉर्ट पैराग्राफ में दिया है, पढ़ के चैप्टर फिनिश करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है उधर, हार्मोन थेरापी। शॉर्ट में क्या बोलते बेटा इसको हम लोग? HT। क्या बोलते बोल? HT। क्या लिखा है देख, हार्मोन थेरापी इज द यूज ऑफ हार्मोन्स इन मेडिकल ट्रीटमेंट। HT इज एप्लीकेबल अप्लाइड इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में अगर किसी हार्मोन को स्टिमुलेट करना है, ब्लॉक करना है, तभी भी हम लोग हार्मोन थेरापी कर सकते हैं। मेनोपॉज के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है, ओस्टियोपोरोसिस के लिए किया जा सकता है। ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी अगर किसी को, और अर्ली एज में ही पता लगा लिया गया ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी है, तो उसको हार्मोन थेरापी दे करके डॉर्फिज्म से बचाया जा सकता है कि नहीं? आगे देखेंगे बेटा। इंसुलिन रेजिस्टेंट, डायबिटीज़ टाइप 2 में इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए हार्मोन थेरापी काम आती है। और कैंसर जैसी सीवियर बीमारी को ट्रीट करने में भी हार्मोन थेरापी काम आती है। With this, your chapter control and coordination is finished. I hope पूरा चैप्टर अच्छे से समझा होगा।